Good morning, students. Beta, my name is Gaurav. You are my faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat इंटरनेशनल स्कूल वापी। बेटा बात करें तो लास्ट क्लास से बेटा हमारा वेक्टर चल रहा था। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा लास्ट क्लास में हमारा ये वाला क्वेश्चन डन हो चुका था, ठीक है ना। हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाली थी किसके थ्रू बेटा, कोलिनियर कॉन्सेप्ट के थ्रू कि ए बी अगर ए बी और बी से अगर कोलिनियर है तो मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी से, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आई के और जे के और के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स को करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड को इक्वल करके बेटा ए और बी को वैल्यू निकाली थी और बेटा यहाँ से मेरा ए प्लस बी निकल गया था, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ P इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थोसेंटर मतलब H एंड G इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड। आगे क्या बोल रखा है बेटा, सरकम सेंटर इज एट ऑरिजिन, सरकम सेंटर इज एट ऑरिजिन। आगे बेटा हमसे बोल रहा है P इज इक्वल टू के जी देन फाइंड के। बेटा देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपको पता हो कि सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड जो होते हैं बेटा वो एक दूसरे को 1:2 में डिवाइड करते हैं। क्या रखते हैं बेटा, 1:2 में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से बेटा, आपका सरकम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा आपका देखो सेंट्रोइड क्या बोल रखा है, जी है, और ऑर्थो सेंटर क्या बोल रखा है बेटा, पी है। तो बेटा ये एग्जाम कॉमन कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, के मेरे पास ओजी अपॉन जीएच कितना होता है बेटा, ये होता है बेटा 1/2। मतलब ये दूरी मेरी 1, ये दूरी बेटा मेरी 2, ठीक है। तो बेटा टोटल दूरी कितनी होगी बेटा, टोटल दूरी होगी बेटा, अगर ये इसको मैं जी बोल रहा हूं, अगर इसको मैं जी बोल रहा हूं तो बेटा ये दूरी कितनी होगी बेटा, ये होगी बेटा 2g। क्या होगी बेटा 2g। तो टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया 3g। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं दोनों कंपेयर करता हूं तो के कितना आ गया बेटा, के इज इक्वल टू 3। बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला हेडिंग है बेटा मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बेटा क्या होगा, अगर मैं इंटरनली डिवाइड कर रहा हूं तो बेटा अगर आपको याद हो तो सेक्शन फॉर्मूला बेटा हमारा सेम वही लगेगा जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। कहां पढ़ते आए बेटा, सर कहां पढ़ा था हमने बेटा, अगर आपको याद हो तो कोऑर्डिनेट के अंदर बेटा आप सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, अगर आपको याद हो कि अगर कोई भी साइड हम इंटरनली डिवाइड करते हैं, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है, बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता था कि अगर मैं, ये आपको दिया हुआ था अगर आपको याद हो, ये m/n में है, ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, और ये मेरा x y है, ठीक है। तो मैं x को क्या बोला करता था बेटा, x को बोला करता था बेटा मैं m/x2 प्लस n/x1 अपॉन m1 प्लस m प्लस n। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा अगर मैं वही इस पर वेक्टर के टर्म में बात करूंगा, किसके टर्म में बात करूंगा, वेक्टर के टर्म में, तो देखो मेरे पास एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, और ये एक लाइन हो गई, ठीक है। तो अगर बेटा ये मेरा ए पॉइंट है, क्या है, ए पॉइंट है, ये बेटा मेरा बी पॉइंट है, और बेटा कोई पॉइंट मैंने ले लिया है सी, क्या ले लिया है, कोई पॉइंट बेटा मैंने ले लिया है सी। बेटा ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बेटा हम जानते हैं पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ वेक्टर के अंदर, तो बेटा उसके बारे में हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के थ्रू, इसके थ्रू बेटा पोजीशन वेक्टर के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सी वेक्टर, और पॉइंट बी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा मेरे पास बी वेक्टर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जो मेरी वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी वेक्टर को जो पॉइंट सी है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है बेटा, वो डिवाइड कर रहा है m/1 में। तो बेटा मैं सी को सी वेक्टर को क्या बोलूंगा बेटा, सी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, वो क्या हो जाएगा बेटा, देखो b इंटू एम, याद है ना, x2 इंटू m1, ठीक है, और a इंटू एन अपॉन m प्लस n। तो ये हो जाएगा b वेक्टर इंटू m प्लस a वेक्टर इंटू n अपॉन में m प्लस n। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर अगर यहीं पे अगर एक्सटर्नल होता तो बेटा, अगर आपको याद हो तो एक्सटर्नल जब मेरा पॉइंट डिवाइड किया करता था तो बेटा मैं प्लस की जगह माइनस ले लिया करता था, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ बेटा मेरा प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए इन केस ऑफ, हाँ दूसरी बात, इन केस ऑफ मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है तो m और n बराबर हो गए, ठीक है, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो मैं क्या बोलूंगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है बेटा, इफ मिड पॉइंट ऑफ
एंड इफ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, और डायगोनल्स की मिड पॉइंट को अगर मैं आपस में कनेक्ट करता हूं, देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इज ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इज ए पैरेललोग्राम, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेता हूं, मान लो मैंने ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि मैं किसी भी दो अपोजिट साइड्स की मिड पॉइंट को, ठीक है ना, अच्छा, और ये जो मेरी डायगोनल्स हैं इसके मिड पॉइंट को, मान लो इसका मिड पॉइंट इधर आ रहा है और इसका मिड पॉइंट इधर आ रहा है, अगर बेटा मैं इन चारों को जोड़ूंगा, आपस में कनेक्ट करूंगा, तो बेटा ये जो फिगर बनेगा ना, ये जो फिगर बनेगा, ये क्या बनेगा बेटा, ये फिगर मेरा पैरेललोग्राम बनेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कैसे करेंगे। बेटा देखो सिंपल सी बात है, अगर ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है और बेटा ये मेरा डी पॉइंट है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं मान लो बोल देता हूँ पी क्यू आर एस, ठीक है, तो P कितना आएगा बेटा, P मेरे पास आएगा बेटा A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2, आएगा नहीं आएगा। और सर R पॉइंट क्या आएगा बेटा, R पॉइंट आएगा बेटा मेरे पास C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाई 2। सर Q पॉइंट क्या आएगा बेटा, Q पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा, Q पॉइंट आएगा बेटा B वेक्टर प्लस D वेक्टर बाई 2। और बेटा S पॉइंट क्या आएगा बेटा, S पॉइंट आएगा बेटा मेरे पास S मतलब AC A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा हम जानते हैं पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है बेटा कि अगर कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल हैं और इक्वल हैं, अगर आपने किसी भी एक पेयर को पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दिया, क्या कर दिया, पैरेलल और इक्वल, तो बेटा वो पैरेललोग्राम माना जाएगा। दोनों साइड्स को पैरेलल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा अगर वो दोनों साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो बेटा ऑब्वियसली बात है जो अगली साइड, जो अदर दो साइड है बेटा, उनको भी ऑटोमेटिक पैरेलल होना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी दो साइड के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो बेटा मैं बात कर लेता हूँ पी क्यू और आर एस के बारे में, ठीक है। तो पी क्यू कितना आएगा बेटा, पी क्यू होता है क्यू माइनस आर, क्यू माइनस पी, यही तो होता है मेरा पी क्यू। तो बेटा पी क्यू कितना आ गया, देखो पी क्यू का मतलब क्यू माइनस क्यू माइनस बी। क्यू कितना है बेटा, बी प्लस डी बाई 2। क्यू कितना है बेटा मेरे पास, बी प्लस डी बाई 2, माइनस में पी कितना है बेटा, पी है बेटा मेरे पास ए प्लस बी बाई 2। ये कितना है बेटा, ए प्लस बी बाई 2। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो देखो बी और बी बेटा मेरे पास कट जाएगा, मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा डी माइनस ए बाई 2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या निकल गया बेटा मेरे पास पी क्यू, ठीक है। अब मैं बात करूंगा एस आर की, किसकी बात करूंगा, एस आर की। एस आर क्या होगा बेटा, एस आर की, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, आर माइनस एस होगा, नहीं होगा, ये होगा बेटा मेरे पास आर माइनस एस, आर माइनस एस। और आर क्या है बेटा मेरे पास, सी प्लस डी बाई 2। और बेटा एस क्या है बेटा मेरे पास, एस है बेटा मेरे पास ए प्लस सी बाई 2। तो बेटा ये कितना आ गया बेटा, ये मेरे पास वापस आ गया डी माइनस ए बाई 2। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका पी क्यू जो है वो आपके एस आर के बराबर है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब जो आपका पी क्यू वैक्टर है वो क्या है बेटा, वो है लैम्डा टाइम्स ऑफ एस आर, है कि नहीं है। और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा मेरे पास बना रही है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगर ऐसा है तो मैं क्या बोलूंगा, जो पी क्यू वैक्टर है वो क्या है, पैरेलल है एस आर वैक्टर। क्लियर। और मैं अगर मॉड की बात करूं, मॉड पी क्यू, तो बेटा मेरा मॉड पी क्यू क्या है बेटा, मॉड एस आर के बराबर है। क्लियर। और बेटा अगर ऐसा है तो बेटा पी क्यू आर एस जो है आपके पास, पी क्यू आर एस जो बेटा मेरे पास है वो क्या है बेटा, वो मेरा पैरेललोग्राम है। इज इट क्लियर टू ऑल, क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। मैं क्या करता क्या हूँ बेटा, सिर्फ जो मुझे बोला गया है मैं उसको निकालता क्या हूँ, ऑटोमेटिक मेरा आंसर आ गया है। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए बेटा आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आगे बेटा हम बढ़ते हैं, तो आगे बेटा हमारे पास है एक्सटर्नल डिवीजन। अभी मैंने बताया था अगर एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक बात तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ रेशियो इज नॉट गिवन, बेटा मान लो आपको रेशियो पूछा गया है, मान लो आपसे किसी साइड का रेशियो पूछा गया है, आप जानते हैं आपने उसमें भी पढ़ा होगा कि अगर मुझे किसी साइड का रेशियो पूछा गया है, स्ट्रेट लाइन में लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा ना, उससे पहले ही पढ़ा होगा, तो बेटा मैं रेशियो को बजाय m इंटू एन के लैम्डा इज टू 1 के फॉर्म में लेता हूँ। क्या सभी को याद है कि नहीं है, अगर कभी भी आपसे रेशियो पूछा गया है तो बेटा मैं रेशियो को लैम्डा इज टू 1 के फॉर्म में लूंगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है बेटा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम,
बेटा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है, अगर आपको फिर से अगर याद हो तो आपने जब लास्ट ईयर पॉट पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था, तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपने क्या पढ़ा था कि जो मेरा एंगल बाइसेक्टर होता है बेटा, वो अपोजिट साइड्स को करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या करता है बेटा? अपोजिट साइड्स को करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मेरे पास कोई ये ट्राइंगल है, ठीक है, मैं इसका इंटरनल बाइसेक्टर खींचता हूँ, मतलब ये दोनों मेरे बराबर हैं, ठीक है, ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी, ये मेरा हो गया सी, तो इसके अपोजिट बेटा स्मॉल बी, इसके अपोजिट बेटा मेरा स्मॉल सी, और बेटा इसके अपोजिट मेरा स्मॉल ए, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं बोलते रहा हूँ बेटा डी। तो बेटा अगर मेरा ये जो एडी है वो मेरा एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरे पास बीडी रेशियो डीसी होगा वो क्या होगा बेटा? वो बेटा मेरे पास सी बाई बी होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसके हम प्रूफ की बात करें तो बेटा इसका जो प्रूफ था बेटा वो आपने लास्ट ईयर कहाँ पे पढ़ा था बेटा? आपने बेटा वो पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पॉट के अंदर। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए 11th के अंदर? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इसका मतलब इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? C/B होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया बेटा C/D। तो बेटा अगर ये C/D है तो बेटा अगर मुझसे कोई इसकी लेंथ पूछे, इसकी क्या पूछे? लेंथ पूछे बीडी की, तो बेटा बीडी की लेंथ मेरे पास कितनी होगी बेटा? बेटा बीडी की मेरे पास लेंथ हो जाएगी C/C प्लस A, C/C प्लस B इंटू ए, और ये कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी बेटा B/C प्लस B इंटू ए। ये क्या हो जाएगी बेटा? ये तो हो जाएगी बेटा मेरे पास बीडी की लेंथ, और बेटा ये हो जाएगी मेरे पास डीसी की लेंथ। बेटा देखो इसका प्रूफ है, इसका सिंपल सा हम देख लेते हैं ये कैसे आया। कई बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे तो अभी आगे का भी रिवीजन करना है तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो एक बार बात कर लेते हैं इसका थोड़ा सा। ठीक है, टोटल लेंथ बेटा मेरे पास कितनी है? टोटल बेटा लेंथ मुझे दे रखी है ए। ठीक है बेटा, हम जानते हैं कि अगर ये मुझे रेशियो में दे रखा है, इसका मतलब बेटा मैं बीडी को क्या बोल सकता हूँ बेटा? बीडी को मैं बोल सकता हूँ सी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, और डीसी को क्या बोल सकता हूँ? डीसी को बोल सकता हूँ पीएक्स। क्या ये चीज समझ में आई नहीं आई? अगर कभी भी दो चीज मेरे पास रेशियो में होती हैं तो बेटा मैं कैसे उसको लिख देता हूँ? सी एक्स और बी एक्स। तो बेटा यहाँ से मेरे पास सी एक्स प्लस बी एक्स टोटल लाइन आएगी, सी एक्स प्लस डी एक्स मतलब बी डी प्लस डी सी, मतलब ये क्या हो जाएगा? बी डी प्लस डी सी होगा। और बेटा ये कितना हो गया बेटा? बीसी हो गया। और बेटा बीसी मेरे पास कितना है बेटा? बीसी मेरे पास कितना है बेटा? मेरे पास बीसी है बेटा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास यहाँ से x क्या आ गया बेटा? मेरे पास x आ गया A/C+B। ठीक है, ये क्या आ गया? x आ गया। ठीक है, तो बेटा अगर मुझे BD निकालना है, क्या निकालना है? अगर मुझे BD निकालना है तो बेटा BD कितना हो जाएगा बेटा? BD था बेटा C/X दैट इज AC/C+B। ठीक है, और DC क्या था बेटा मेरे पास? DC था बेटा मेरे पास BX था। ठीक है, तो बेटा ये हो गया बेटा AB/C+B, जो अभी हमने इधर लिखा हुआ है देखो, AC/C+B, और इधर को सही कर लीजिएगा, ये आपका B होगा, नहीं अंदर वाला B होगा। ठीक है, ये आपका A+B, ठीक है ना। और वैसे अगर हम सीधे बात करें तो बेटा इतना भी निकालने की हमें जरूरत नहीं होती, तो मैंने आपको प्रूफ बताया इसलिए मैंने इतना लिखाया है। नहीं तो सिंपल से एक बात समझिएगा कि मुझे अगर कोई लाइन C/B में, अगर मेरी कोई लाइन अगर C/B में डिवाइड कर रही है, तो एक चीज समझिएगा समझाने का समझाता हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप सीधे समझ सकें तो। अगर कभी भी ऐसा होता है तो बेटा मुझे C+B की वैल्यू एक्चुअल में वैल्यू कितनी दे रखी है? C+B की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है? ए। ठीक है ना। तो बेटा अगर मुझसे सिर्फ C की वैल्यू पूछी गई हो, क्या पूछी गई हो? C की वैल्यू पूछी गई हो, तो C अपॉन, हाँ जी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 की वैल्यू होगी A/C+B। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? C की वैल्यू हो जाएगी बेटा AC/C+B। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, करने का तरीका हमारा है जैसे हमारे कन्वीनियंट लगे, बट इससे क्या थोड़ा लेंदी जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट यहाँ से हमारा थोड़ा जल्दी निकल जाता है। ठीक है ना, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब जरा समझना बेटा, हम जानते हैं कि जो भी मेरे पास एंगल बाइसेक्टर होता है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है बेटा? इन सेंटर पे, आई पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सर इसका सर फायदा क्या, मतलब इससे कहना कि क्या 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 कॉन्सेप्ट है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है? तो बेटा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम इन सेंटर का जो हम कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, ठीक है ना,
आपने पॉट के अंदर पढ़ा होगा इंसेंटर का कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसको हम निकालते कैसे हैं, उसका हमारे यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर प्रूफ है। क्या है बेटा, वेक्टर प्रूफ ऑफ इंसेंटर, ठीक है। सर ये कैसे निकलेगा बेटा, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है ये सी, ये जो लाइन है ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा सी वेक्टर है, और बेटा ये मेरा ए वेक्टर है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा डी वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो बेटा डी वेक्टर ए बी ए सी वेक्टर को सी रेशियो बी में डिवाइड कर रहा है। तो अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, दिस इनटू दिस, उसके बाद दिस इनटू दिस, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो बेटा ये कितना हो गया मेरे पास, डी वेक्टर आ गया सी वेक्टर प्लस बी डॉट बी वेक्टर। बेटा सी का मतलब मॉडुलस सी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो मॉडुलस क्वांटिटी में आएगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, अपॉन में सी प्लस बी, अपॉन में सी प्लस बी, बेटा ये आपका डी निकल गया, ये आपका डी निकल गया, ठीक है। अब सर बी कैसे निकालूं, बी कैसे निकालूं? तो सर इसको आपने इसको क्यों निकाला, ये क्यों निकाला, ये आप भी हमने जो ये निकाला है ये क्यों निकाला, बेटा समझाता हूं हमने ये क्यों निकाला, जरा समझना, ठीक है। हाँ बेटा जरा ध्यान से देखना कि ये तो मेरा क्या निकल गया बेटा, ये मेरा डी वेक्टर निकल चुका है, निकल चुका है बेटा, ये मेरा डी वेक्टर निकल चुका है। अब बेटा एक बार बताओ, ये जो लाइन है ये एंगल बी की एंगल बाइसेक्टर है, ये जो मेरे पास लाइन जा रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है क्या है बेटा, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये इस एंगल का बाइसेक्टर, अपने पास जो एंगल जा रहा है ए बी सी, उसमें भी ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, ठीक है। और बेटा जो मेरे पास दूसरा ट्रायंगल जा रहा है ए बी डी, उसमें भी तो बेटा ये एंगल बी का बाइसेक्टर है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये दोनों में ही एंगल बी का बाइसेक्टर वर्क करेगा, करेगा नहीं करेगा? और अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी बाइसेक्टर किसी भी लाइन को अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे अगर मैं इधर की बात करूं तो बेटा ये मेरा क्या था, ये सी है तो ये सी हो गया, ये ए है तो ये ए हो गया, तो बेटा ये इस लाइन को सी रेशियो ए में डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा? ठीक है, तो सर इसको भी डिवाइड करेगा ना, क्योंकि ये इसका भी एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका भी एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है? तो बेटा ये इस वाली लाइन को सी रेशियो किसमें डिवाइड करेगा, इसके बराबर डिवाइड करेगा। तो बेटा ये इसको डिवाइड करेगा सी रेशियो ए सी अपॉन सी प्लस बी में। क्या बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब जो मेरी लाइन है ए आई अपॉन आई आई डी, अपॉन आई डी, वो किसके बराबर होगी बेटा, वो मेरी बराबर होगी सी अपॉन ए सी अपॉन सी प्लस बी। क्या सभी को समझ में नहीं आया? जरा ध्यान से देखो बेटा, सी से सी कट गया, मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया सी प्लस बी बाई ए। मतलब मैं ए आई अपॉन आई आई बी को सी प्लस ए बाई बी के टर्म में लिख सकता हूँ। ये हो गया सी प्लस बी और ये हो गया ए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये क्या हो गया बेटा, देखो मेरे पास इतना सब कुछ निकल चुका है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं बेटा आई वेक्टर निकालूंगा। आई कैसे निकलेगा बेटा, मुझे रेशियो पता है सी प्लस डी और ये हो गया ए, तो ए इंटू ए वैक्टर, ए इंटू ए वैक्टर, ठीक है, और सी प्लस बी इंटू दिस वैक्टर होगा। वही तो हमारा आंसर निकलेगा, आई अपॉन में ए प्लस बी। तो बेटा मैं निकाल देता हूँ ए इंटू ए वैक्टर प्लस में बेटा सी प्लस बी इंटू में सी प्लस बी इंटू दिस, सी प्लस बी इंटू दिस। तो बेटा डी वेक्टर क्या था, देखो हमारे पास, हम देख लेते हैं। ए वेक्टर तो था मेरे पास, ए तो मेरा ए वेक्टर था। ए क्या था बेटा मेरे पास, जरा वापस बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, इधर ए बेटा मेरे पास था ए वेक्टर, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? डी बेटा मेरे पास क्या था, डी बेटा मेरे पास था सी इंटू सी वैक्टर प्लस बी इंटू बी वैक्टर अपॉन में सी प्लस डी, ठीक है, सी प्लस डी, सी प्लस बी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ए आई अपॉन आई डी जो बोल रहा है बेटा, वो मेरे पास बोल रहा है सी प्लस बी अपॉन ए वेक्टर, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये मेरी लाइन हो गई, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा आई हो गया और ये मेरा डी हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया ए और ये हो गया सी प्लस डी, ठीक है, सी प्लस बी। तो सी प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे होगा, डी वेक्टर से होगा, और डी की वैल्यू मुझे ये दे रखी है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा सर ध्यान से देखना, अगर मैं इससे सी प्लस बी का मल्टीप्लाई करूंगा, इसका सी प्लस बी से अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको दिख रहा है दोनों मेरे कट जाएंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये दोनों मेरे कट जाएंगे, ठीक है। और ए का मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, ए वेक्टर का, बेटा ए वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा ए से। तो बेटा मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे आई वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा देखो बता देता हूँ, आई वेक्टर मिलेगा ए इंटू ए वेक्टर
प्लस में सी प्लस डी ब्रैकेट में बी इंटू बी वैक्टर प्लस सी इंटू सी वैक्टर अपॉन में सी प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। या ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों कट गए तो मुझे क्या मिल गया बेटा, आई मुझे मिल गया बेटा ए इंटू ए वैक्टर प्लस बी इंटू बी वैक्टर प्लस सी इंटू सी वैक्टर अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मेरा बन गया इन सेंटर का फॉर्मूला। चलिए बेटा आगे बढ़ते। अगला बेटा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर सी मेरा ए बी को डिवाइड कर रहा है 3:2 में, 3:2 में, तो सी कितना होगा? सिंपल सी बात है, 3 इंटू बी वैक्टर अपॉन ए इंटू सी वैक्टर, 2 इंटू ए वैक्टर अपॉन 3+2, 2 इंटू ए वैक्टर अपॉन 3+2। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये चीज सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, देखो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल गया बेटा सी वैक्टर 5c वैक्टर इज इक्वल टू 3b वैक्टर प्लस 2a वैक्टर। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब सबको एक तरफ ले आऊं तो बेटा मुझे क्या मिल गया, देखो 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर माइनस 5c वैक्टर इज इक्वल टू 0। बेटा ये दिख रहा है ये क्या चीज है? बेटा ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्या है बेटा? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, सो ए बी सी आर इन लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? हाँ बेटा ध्यान रखिएगा, इसको मैं इस तरह से भी बोल सकता हूं, अगर मैं बोलूं तो लैम्डा एक्स प्लस म्यू बी माइनस में म्यू प्लस लैम्डा सी इज इक्वल टू 0। म्यू प्लस लैम्डा सी इज इक्वल टू 0 अगर ऐसा है तो बेटा ए बी सी जो होंगे वो मेरे कोलिनियर होंगे। ठीक है, और इससे भी बेटर वे में लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, जो कॉमनली स्टैंडर्ड हम बोलते हैं वो बोलते हैं बेटा एक्स ए वेक्टर प्लस बाई वी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ सॉरी ए एक्स एक ए वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर इज कोलिनियर। सर दोनों सेम कैसे हैं? बेटा देख जरा इसको देखना, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, कौन सा? नेगेटिव के साथ। जरा तीनों को ऐड करना, क्या मिलेगा मुझे? मिलेगा माइनस लैम्डा सॉरी प्लस प्लस लैम्डा प्लस म्यू माइनस लैम्डा माइनस म्यू, कितना मिल गया? 0। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो बेटा ध्यान रखना, अगर कभी भी तीन वेक्टर्स का सम लीनियर सम, अगर कभी भी तीन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 दे रखा हो, क्या दे रखा हो? 0 दे रखा हो, और बेटा उन वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड्स हैं, करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं, अगर उनका सम भी मुझे 0 दे रखा हो, मतलब इनका अगर इनका सम भी मुझे 0 दे रखा है, क्लियर, तो बेटा मेरे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर बेटा ऑलवेज क्या होंगे? कोलियन होंगे बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है ना? हाँ, कई बार तो वो आपको x प्लस वाई प्लस जेड अलग से लिखेगा कि इन तीनों का सम 0 है, कई बार वो लिखेगा नहीं, कई बार वो इस तरह से लिख देगा, इस तरह से लिख देगा, वैल्यू डाल के दे देगा, वैल्यू डाल के। तो खुद देखना पड़ेगा कि दोनों का सम, इन तीनों का सम 0 जा रहा है, मतलब दो का सम तीसरे के नेगेटिव के बराबर जा रहा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये चीज कई बार आपको इस तरह से दे दी जाएगी, जैसे आपको जो क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन तो लिख देगा इफ, ये कंडीशन लिख दी, देन आगे फिर क्वेश्चन पकड़ाएगा, मतलब ये मेरी गिवन कंडीशन हो जाएगी। और अगर ये मेरी गिवन कंडीशन आ गई तो आप क्या चेक करोगे तुरंत ही, कभी भी अगर आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, गिवन कंडीशन में लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो सबसे पहले आपको कोफिशिएंट्स का सम चेक करना है। अगर कोफिशिएंट का सम 0 चला गया, इसका मतलब एग्जामिनर मुझसे ये बोलना चाह रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपस में क्या है? जो लीनियर है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सिंपल सी बात, जैसे मैं अभी आपसे ये बोल देता हूँ कि भैया मेरे पास ए बी सी एक 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, किस तरह से? सच दैट ए बी सी आर 3 पॉइंट, सच दैट 3 वेक्टर प्लस 4 बी वेक्टर माइनस 7c वेक्टर इज इक्वल टू 0। मैं आपसे पूछ लेता हूं, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ना? हाँ, अगर ऐसा है तो एबीसी का ट्राइंगल निकालो। तो बेटा अगर मुझे दिख गया कि तीन, देखो 3 + 4 - 7 कितना आ गया? 0। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। और अगर बेटा तीनों कौन कोलिनियर है, इसका मतलब एरिया के इसका एरिया की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? मेरे पास 0 आ गई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इसका मीनिंग समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है ए ट्रांसवर्सल कट दी साइड ऑफ ओ एल ओ एम
and diagonal ON of an parallelogram ABC respectively, then prove that OL upon OA plus OM अपॉन OB प्लस ON अपॉन OC। देखो ये फिगर दे रखा है OLNM, तो ठीक है ना। अब आगे बोल रहा है आपसे कोई एक ट्रांसवर्सल कट द साइड OL ये वाली साइड, उसके बाद OM ये वाली साइड, और उसके बाद आपकी डायगोनल ON ये वाली साइड, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली एट ABC। तो A कौन सा काटेगा, A पे OL है, B पे क्या है OM है, B पे OM है, और बेटा C पे क्या है बेटा ON है, बेटा C पे ON है, ठीक है। आगे आपसे बोल रहा है OL मतलब ये वाली साइड, OL अपॉन OA मतलब ये OL अपॉन OA प्लस OM अपॉन OB इजिकल टू ON अपॉन OC इजिकल टू ON अपॉन OC। आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना। बेटा देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपके दिमाग में हिट करती है, जो चीज हिट करती है, वो पहली बात ये करती है कि सर ये जो चीज मुझे अगर फिगर में दिखता हूं तो OA अपॉन OL, OM अपॉन OB और ON अपॉन OC। एक बात तो बच्चे को हिट करी जाती है कि सर ये मेरा कोलिनियर का कॉन्सेप्ट तो पक्का यूज करेगा ही करेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ कि दिख रहा है ना, ये और ये कोलिनियर है। क्लियर, आपको याद हो तो मैंने कोलिनियर में कहा था कि अगर AB, याद है ना, AB और अगर ये लाइन जा रही है AB और ये C जा रही है, तो मैंने कहा था AB और AC आपस में कोलिनियर होते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो कोलिनियर का सर कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे यूज होगा, यहाँ पे कैसे यूज होगा, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, देखो मैं अगर कोलिनियर है तो मैं बोलूंगा AL इज इक्वल टू XOA बोलूंगा नहीं बोलूंगा। तो बेटा OL कितना आ गया, OL अपॉन OE कितना आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास X, ठीक है, ये आ गया मेरे पास X। तो OM अपॉन OB कितना आएगा Y, और ON अपॉन OC कितना आएगा Z। आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब मुझे मिल गया X प्लस वाई माइनस Z इज इक्वल टू 0। अगर मैं इधर से देखता हूं तो मुझे क्या मिल गया, X प्लस वाई माइनस Z इज इक्वल टू 0। मिलेगा नहीं मिलेगा। एक जो चीज हमको इससे हिट करती है ये वाली चीज, ठीक है। दूसरा चीज बेटा मुझे क्या हिट करती है, जो ये तो बेटा सीधे हिट कर जाती है, दूसरा चीज बेटा कॉमनली मुझे हिट करती नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे जबरदस्ती हिट करवानी पड़ती है। कैसे सर, कैसे, अभी जो मैंने आपसे बोला था कि अगर कभी भी किसी भी चीज का एल्जेब्रिक सम लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैंने निकाल लिया और अगर वो 0 आ रहा है, ठीक है, और x प्लस वाई प्लस जेड मेरा 0 है, तो एक्टर ABC मेरे कोलिनियर होंगे, होंगे नहीं होंगे। बट बेटा अगर मैं उल्टा बोलता हूं, अगर मैं उल्टा बोलता हूं कि भैया ABC मेरे कोलिनियर हैं, अगर ABC मेरे कोलिनियर हैं और मैं बोलता हूं x A कैप प्लस वाई B कैप प्लस Z C कैप अगर 0 है, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अब देखो, अब इसने देखो, एक तो हमने ये तीनों x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब नीचे वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब ये मुझे प्रूफ करना है। सर ये तो मुझे प्रूफ करना, बट करूं कैसे, तो बेटा ध्यान से देखो, आपने एग्जामिनर ने बोल रहा है ट्रांसवर्सल कट द साइड OL OM एंड डायगोनल OA ऑफ ए पैलोग्राम एट ABC रेस्पेक्टिवली, एट ABC रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब बेटा जो मेरी ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये क्या लाइन है बेटा, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्या है बेटा, ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो मतलब अगर मैंने इन तीनों को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर तो मेरा काम हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो सर कैसे करूं, कैसे करूं, तो बेटा देखो, मुझे दिख रहा है ये तीनों पॉइंट की मुझे बात करनी है, 1 2 3, ठीक है, और मुझे निकालना है OL सॉरी OM OL और ON में रिलेशन। इसमें बेटा OL ON और OM में रिलेशन निकालना है तीनों में। तो बेटा अगर आपको याद हो तो वेक्टर क्या बोलते हैं, पेलोग्राम लॉ, कौन सा बेटा लॉ, पेलोग्राम लॉ क्या बोलता है बेटा, पेलोग्राम लॉ बोलता है बेटा आपके पास OL प्लस OM इज इक्वल टू ON। बोलता है नहीं बोलता, क्या बोलता है बेटा, OL प्लस OM प्लस इज इक्वल टू ON। बोलेगा नहीं बोलेगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब बेटा OL मेरे पास क्या दे रखा है बेटा, OL बेटा मुझे दे रखा है, OL अभी हमने क्या निकाला था, OL हमारे पास क्या था बेटा, OL था हमारे पास XOA था। OM कितना बेटा, XOB YOB
था कि नहीं था। और बेटा ओ एन हमारे पास कितना था बेटा, ये था बेटा जेड ओ सी, था कि नहीं था। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये तो मैंने रिजल्ट निकाल लिया। और मैं क्या जानता हूँ, और मैं जानता हूँ वेक्टर ए बी और सी आपस में क्या है, कोलिनियर है कि नहीं है। अगर बेटा ये तीनों कोलिनियर हैं और बेटा इन तीनों का सम इक्वल टू जीरो है, इन तीनों का सम इक्वल टू जीरो है, अगर ध्यान से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको, एक्स ओ ए प्लस वाई ओ बी माइनस में जेड ओ सी इक्वल टू जीरो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर मेरे ए बी सी तीनों कोलिनियर हैं और इनका सम इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा सीधे, इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड मेरे क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा, हमने निकाला था ओ जेड अपॉन ओ ए प्लस में ओ जेड नहीं, ओ जेड था क्या, ओ ओ एल, ओ एल, और ये क्या था बेटा, ये था मेरे पास ओ एम अपॉन ओ बी, और ये क्या था बेटा मेरे पास माइनस में था, ये माइनस में ये क्या था बेटा, ओ एन अपॉन सी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट मीडियन वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल हैज सम इक्वल टू जीरो। दैट इज मुझे प्रूव करना है सम ऑफ ए मीडियन वेक्टर, सम ऑफ ए मीडियन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। बेटा देखिए, मैं देखो हम जानते हैं कि अगर ये मेरा मीडियन है तो मैं क्या बोलूंगा, ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी बाई टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मुझे क्या मिल गया बेटा, ट्वाइस ऑफ ए डी इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर। होगा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बेटा मेरे पास बी कितना हो जाएगा बेटा, मेरे पास बेटा बी हो जाएगा बीई बी सी वैक्टर, बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी। और बेटा ट्वाइस ऑफ सी एफ कितना हो जाएगा बेटा, सी ए प्लस सी बी। होगा नहीं होगा, ठीक है। अगर बेटा मैं तीनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिला बेटा, देखो ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर, ठीक है। बेटा जरा ध्यान से देखो, ए बी वैक्टर और बी ए वैक्टर दोनों एक दूसरे के नेगेटिव, क्लियर। ए सी वैक्टर और सी ए वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव, और बेटा बी सी और सी बी एक दूसरे के नेगेटिव, दोनों कट गया हो गया जीरो। तो यहाँ से आपका क्या आंसर आ गया, जीरो। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए बी एंड ए डी, इफ फिगर बना देता हूँ, ये आपका फिगर, ठीक है, ये मेरा बी है। इफ ए बी एंड ए डी टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल फोर्सेस आर वर्किंग ऑन ए वर्टेक्स बी, वर्टेक्स ए, बेटा ए पे दो इक्वल फोर्सेस वर्क कर रही हैं, ए डी और ए बी की, ठीक। क्लियर हुआ नहीं हुआ। ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर, ठीक है ना, वेयर ऑन वर्टेक्स सी, सी बी एंड सी डी, ठीक है। और सी के ऊपर बेटा दो इक्वल फोर्सेस वर्क कर रही है, कौन कौन सी, सी डी और सी बी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, दो इक्वल फोर्सेस वर्क कर रही है किस पे बेटा, सी पे। देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, इन चारों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है इस फोर टाइम ऑफ ई एफ, जो इनका जो रिजल्टेंट है वो बेटा ई एफ का, ये जो दिख रहा है ई एफ, फोर टाइम ऑफ ई एफ है। वेयर ई और एफ, ई क्या है बेटा, ई मेरा, और एफ क्या है बेटा, ई एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी। क्योंकि बेटा एग्जाम में आपको फिगर मुश्किल देगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, एग्जाम में आपको फिगर मुश्किल मिलेगा, बट फिर भी 1% आपको फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा वो क्या बोलना चाह रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए बात करते हैं। बेटा देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर आपने फिगर प्रॉपर्ली एनालाइज कर लिया तो बेटा क्वेश्चन आपके हाथ में है। सर कैसे हाथ में, बेटा सिंपल सी बात है, मुझे दे रखा है कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो बेटा ये क्या होगी, ये इनका रिजल्टेंट होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट बीच में निकलेगा। क्लियर। अगर मैं इसकी मिड पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ एफ ओ, तो ये दोनों फोर्सेस अगर मेरी बराबर हैं तो इसको जो मिड पॉइंट को कनेक्ट करेगा वो क्या होगी बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, होगा नहीं होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ सी एफ इज इक्वल टू सी डी प्लस सी एफ सी बी, क्योंकि डायगोनल बेटा अगर ये पूरी जाती तो रिजल्टेंट बनता, हम जानते हैं, बट ये बीच में ही कट गई, मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, ट्वाइस ऑफ सी एफ इज इक्वल टू सी डी प्लस बी डी,
होगा नहीं होगा, ठीक है। सिमिलर है बेटा, बेटा ट्वाइस ऑफ ए एफ, ट्वाइस ऑफ ए एफ इज इक्वल टू एडी प्लस ए बी, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा इन चारों का सम क्या आ गया बेटा, इन चारों का सम आ गया ट्वाइस ऑफ सी एफ प्लस ए एफ, ट्वाइस ऑफ सी एफ प्लस ए एफ, क्लियर। अब बेटा सी एफ प्लस ए एफ मैं कैसे निकालूं, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखना बेटा कि अगर मैं इन साइज को उल्टा कर देता हूं, इस तरह कर देता हूं, तो ये इसके बराबर आएगा नहीं आएगा। अगर मैं बोलता हूं एफ ए प्लस एफ सी, मेरे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एफ ई आएगा, आएगा नहीं आएगा, ट्वाइस ऑफ एफ ई। और मुझे क्या निकालना है, ठीक है ना। अच्छा अगर बेटा मैं पूरे का मल्टीप्लाई कर दूं नेगेटिव से, जो तो फिर बेटा मेरे पास जो एफ ए है वो क्या हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा। जो मेरा एफ सी है वो क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। और बेटा जो मेरा एफ ई है वो क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये मेरा क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एफ ई आ गया, क्लियर। और मुझे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ एफ ई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ ई एफ, ठीक है। स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ई एफ, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 ई एफ। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, सिर्फ आपको आगे कंटिन्यू करते जाना था, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरा देखिएगा, इफ ट्राइंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स ऑन पी, देखो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन फिगर आपको बता रहे हैं बेटा। फिगर क्या बोल रहा है बेटा, देखो फिगर, वैसे मैं कहा ना कि एग्जाम में कई बार फिगर आपको देखने को मिलेगा, कई बार आपको फिगर नहीं देगा, आपको खुद ही फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बेटा कहते हैं कि इसके अंदर स्टार्टिंग के जो वेक्टर्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका पॉट का काफी यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे यूज कम होता जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वापस देखते हैं। ट्राइंगल आपको पी क्यू आर दे रखा है, पी क्यू आर के अंदर बेटा एस और टी आपके 2 पॉइंट्स हैं, किस पे, क्यू आर और पी आर पे, क्यू क्यू आर और पी आर पे 2 पॉइंट हैं एस और टी। कुछ इस तरह से बेटा, इस तरह से पॉइंट हैं कि क्यू एस इज इक्वल टू 3 एस आर है, ठीक है। मतलब अगर ये 1 है तो ये क्या हो गया, 3 है, दिख गया ना, क्यू एस अपॉन एस आर 3:1 आ गया, 3:1, ठीक है। और बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, पी टी इज इक्वल टू 4 टी आर, दैट इज फिर से 1:4, 4:1, ठीक है, तो 4:1, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है बेटा, आगे क्या बोल रहा है, ये बेटा इंटरनल पॉइंट नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, सही कर लीजिएगा इसको, लिख दीजिएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। M is a intersection point of PS and TM। जो M है बेटा वो आपका PS और QT का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्या है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट है। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि बताओ QM इज टू MT कितना होगा, QM इज टू MT कितना होगा। सर कैसे निकलेगा बेटा, अगर आपको याद हो तो हमने सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन किए थे। सर कब किए थे, मुझे तो याद ही नहीं है बेटा। अगर याद है आपका मैंने आंसर निकाला था, क्या निकाला था, क्या निकाला था, क्या निकाला था, मैं भूल गया ना। हाँ इंटरनल इन सेंटर, याद है ना, हमने इन सेंटर आई निकाला था जब आपको रेशियो सारे पता थे। इधर भी देखो आपको रेशियो सारे पता है, आपको λ/1 निकालना है, ठीक है। दूसरी बात आपको रेशियो निकालना है, तो मैंने कहा था रेशियो हमेशा λ/1 में मानोगे, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखना, सीधे लैम्डा इसको λ/1 मान लेता हूँ और इसको μ/1 मान लेता हूँ। सर दो दो क्यों माने, दो दो क्यों माने, अभी समझाता हूँ बेटा। क्योंकि बेटा देखो क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ, देखो एस मेरा किधर गया, अब बेटा एक बात और समझना, एक बात और समझना बेटा, कभी भी बेटा आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा ट्राइंगल के अंदर जब भी कोई मैं क्वेश्चन करूंगा तो बेटा ट्राई करना कोई भी एक पॉइंट को अपना ओरिजिन मान लेना। किसी भी ट्राइंगल के किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन मान के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सर उससे फायदा मुझे क्या मिलेगा, मैं ओरिजिन कैसे मान लूं, अगर ओरिजिन नहीं हुआ तो मुझे क्या पता सर ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन को अगर मैंने इसको ओरिजिन माना तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये सीधे पी वेक्टर हो गया, ये सीधे क्यू वेक्टर हो गया। बट अगर ये है ना क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा इसका जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 0 × 1 प्लस बी वेक्टर इंटू सी, सीधे 3b/h हो गया, ठीक है। बट अगर मैं इसको 0,0 ना मान के क्यू वेक्टर मानता, क्या मानता, क्यू वेक्टर मान के सॉल्व करता, तो बेटा ये वैल्यू मेरे कॉम्प्लेक्स आती, आती नहीं आती। तो सर फिर मैं क्यू क्यों नहीं मान रहा बेटा, क्यू ना मानने का रीजन ये है क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो भी हमने मैथमेटिक्स के अंदर ये वाला जो वेक्टर हम पढ़ते हैं बेटा, हमने स्टार्टिंग पढ़ा था, ये फ्री वेक्टर होता है। क्या होता है बेटा, फ्री वेक्टर। मतलब बेटा जो एनालिसिस, मान लो ये मेरा फिगर है, जो एनालिसिस मेरे इधर हो रही है, जो एनालिसिस मेरी इधर हो रही है, ठीक है, अगर मैं इस फिगर को पूरे को शिफ्ट करके ओरिजिन पे ले आता हूँ
ठीक है ना। तो बेटा इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज सेम रहेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसी वजह से बेटा मैं किसी भी एक पॉइंट को 0,0 मान के एनालिसिस कर लेता हूँ। सर इसको भी ला सकते हैं, आपको मैंने इसको भी लेके आ सकते हैं, कैसे? यूं ले आओ, लो भैया ऐसे हो गया, ये तो फिक्र था। तो इसको कितना भी, इसको इधर ले आओ चाहे इधर ले आओ, चाहे इसको सी मान के इसको इधर ले आओ, तो भी आपका ये ओरिजिन बन जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि बेटा फ्री वेक्टर होने की वजह से हम इस ट्राइंगल को अगर हम मोबिलाइज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं, तो बेटा इसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर कभी भी कोई रेगुलर फिगर आपको देता है और आपको उसकी स्टडी करनी है, तो बेटा हमेशा किसी स्टैंडर्ड पॉइंट को जिसका यूज सबसे ज्यादा आ रहा है, उस पॉइंट को 0,0 मान के सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्यू को मान लो ओरिजिन मान लिया, या एस लिखा हुआ है इंप्रूव कर लीजिएगा, एस लिखा हुआ है इंप्रूव कर लीजिएगा, इसको मैंने क्यू मान लिया। ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। ठीक है, तो बेटा एस वेक्टर क्या होगा बेटा, हम जानते हैं बेटा एस वेक्टर क्या होगा बेटा, ये होगा बेटा मेरे पास 3b/4 होगा, नहीं होगा? ओके, और टी वेक्टर क्या होगा बेटा, टी वेक्टर होगा a/1/b/4/5, 4+1, तो a+b/। क्या सभी को समझ में नहीं आया? अब बेटा मुझे λ/1 निकालना है। क्या निकालना है बेटा? मुझे लैम्डा। अब बेटा देखिए, मुझे क्वेश्चन के अंदर रेशियो निकालना है एमटी और क्यूएम और एमटी का। ठीक है, बट बेटा पंगा की बात यह है, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर नहीं पता, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर नहीं पता, तो आप बेटा सीजीएस की इस दोनों की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। तो बेटा इस केस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम इस पॉइंट की दोनों तरह से एनालिसिस करते हैं। मतलब इस एम पॉइंट के बारे में किस तरह से बात कर सकते हैं बेटा, देखो एक हमारा रेफरेंस होगा Q2 की रेफरेंस में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। फिर बेटा हम सेम पॉइंट की स्टडी करेंगे बेटा पीएस के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में बेटा? पीएस के रेफरेंस में। ठीक है ना। और बेटा मैं दोनों के रेफरेंस में बेटा एम की वैल्यू को निकालूंगा। किसकी वैल्यू को निकालूंगा? एम की वैल्यू को। क्लियर? और बेटा वहां से मैं दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करूंगा, तो बेटा मुझे अपना डिजायर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ एम फ्रॉम क्यूटी। अगर मैं क्यूटी के रेफरेंस में एम की वैल्यू को निकालता हूं, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा इंटू दिस प्लस 1 इंटू 0 मिलेगा, तो लैम्डा इंटू ए प्लस 4 बी वेक्टर अपॉन 5 प्लस 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये क्या मिला बेटा, मुझे बेटा एम मिला किसके रेफरेंस में बेटा? क्यूटी के रेफरेंस में। ठीक है, अब क्या करूंगा बेटा, बेटा मैं एम निकालूंगा पी एस के रेफरेंस में, तो फिर से क्या होगा बेटा 3b/4 इंटू म्यू। ठीक है, इंटू ए इंटू वन, तो म्यू इंटू 3b/4 प्लस ए इंटू 1 दैट इज ए अपॉन ये होगा μ+1। क्या होगा बेटा? μ+1। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ से भी m की वैल्यू निकली है और बेटा यहाँ से भी m की वैल्यू निकली है। क्लियर? और बेटा अगर ये दोनों m की वैल्यू है तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? तो बेटा मैंने क्या किया, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। ठीक है ना। अगला काम क्या होगा, ए देखो मेरे पास एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी क्या है, अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर, तो बेटा दोनों में जो मैंने एम को रिप्रेजेंट किया है बेटा, वो मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म में एम को रिप्रेजेंट किया है कि नहीं किया? ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या बोलते हैं, सेपरेट कर लूंगा। क्लियर? और बेटा उसके बाद अगर वो दोनों इक्वल हैं तो बेटा उनके कोफिशिएंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? तो मैंने क्या किया, इसको ए वेक्टर और बी वेक्टर को सेपरेट कर लिया, इधर भी बेटा ए वेक्टर बी वेक्टर को सेपरेट कर लिया। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, एक ही वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो बेटा इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो कंपेयर करने पे मुझे क्या मिल गया, लैम्डा अपॉन 5 μ+1 इज इक्वल टू 1 अपॉन μ+1, इधर क्या मिलेगा 4 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू अपॉन 4 μ+1। क्लियर? आपके पास किधर गया, हाँ। क्या सभी को समझ में नहीं आया? एक रिजल्ट ये किससे आया बेटा, जब मैंने इससे कंपेयर किया, इसको और इसे कंपेयर किया। ठीक है, ये रिजल्ट कब आया बेटा, जब मैंने इसको और इसे कंपेयर किया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा आपके पास दो अननोन और क्या बोलते हैं, दो अननोन और दो इक्वेशन। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करो आपका आंसर आ जाएगा। करने के बहुत सारे तरीके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, और मैं तो कहूंगा बेस्ट ऑप्शन है दोनों को डिवाइड कर दो। अगर आप डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को और इसको, ठीक है, तो देखो ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, मतलब ये पूरा लैम्डा गायब। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो पूरा ये वाला हिस्सा गायब, आपको सिर्फ म्यू म्यू मिल जाएगा। आपका म्यू मिल गया तो बेटा म्यू को यहाँ डालो, आपका लैम्डा मिल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि एग्जामिनर ने लैम्डा पूछा है ना कि म्यू। क्या सभी को समझ में नहीं आया?
देखो म्यू आ गया आपका 16/3, म्यू को यहाँ डालोगे तो बेटा आपका लैम्डा मिल जाएगा 15/4। तो आंसर कितना आ गया बेटा 15:4। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपको क्या दे रखा है, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम ए get bisected at E and BE meet and AC at E, find AF is to AC, find AF is to AC। बेटा देखिए फिगर की मैं अगर बात करूं तो फिगर क्या बोल रहा है, देखो अगर हम देखें कि मीडियन है ABC फ्रॉम A, गेट बाइसेक्टेड एट E, BE मीट AC एट F, फाइंड AF। देखो ये रहा कि जो मीडियन है आपकी, जो ए से आपकी मीडियन निकल रही है, ये ए से निकलने वाली मीडियन है, ठीक है, ये बाइसेक्ट हो रही है ई पे। ये किस पे बाइसेक्ट हो रही है, ई पे, ठीक है, किसके थ्रू बेटा, बीई के थ्रू। और ये जो बी है वो ए सी से कहाँ पे मिल रही है, एफ पे मिल रही है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? क्वेश्चन क्या बोल रखा है, वापस समझाता हूँ। देखो ये दिखा हुआ इन ट्राइंगल एबीसी फ्रॉम ए, मीडियन फ्रॉम ए, मीडियन फ्रॉम ए गेट बाइसेक्टेड एट ई। जो मीडियन है वो ई पे बाइसेक्टेड हो रही है, ठीक है, ई पे बाइसेक्टेड मतलब ई आपका ई आपका मीडियन का मिड पॉइंट है, क्लियर। आगे बोल रहा है जो बीई है, मतलब अगर आपने उसको बी से कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया, बी से कनेक्ट कर दिया, तो बेटा वो सी पे मीट कर रही है एफ से। तो बेटा वही हमने फिगर यहाँ बनाया है कि जो मीडियन थी मेरी एडी, ई उसको इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा था। अगर मैंने बी को आगे बढ़ा दिया तो उसने ए सी को एफ पे काटा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब आपसे पूछा क्या है बेटा, आपसे इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाँ एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है ए एफ इज टू ए सी, ए एफ इज टू ए सी। बेटा देखो इस बार जो हम बात कर रहे हैं हमारे पर फिगर ये है, ठीक है, तो बेटा हम बात करेंगे इस बार एफ के बारे में। अब देखो बेटा एफ मेरा कहाँ से निकल रहा है बेटा, एफ मेरा निकल रहा है एक तो एसी के थ्रू, ठीक है ना, और बेटा दूसरा निकल रहा है बेटा बीई के थ्रू, ठीक है। बट मेन बात ये बेटा बीई को ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है बेटा, ये बीई को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और बेटा एसी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? तो सबसे पहले बेटा देखो हमने लिया पहले हाँ बी एफ के थ्रू, तो क्या होगा बेटा बी एफ की अगर मैं एनालिसिस करता हूँ, बी के थ्रू एनालिसिस करता हूँ तो एक्सटर्नल डिवाइड करता तो क्या होगा बेटा म्यू इनटू, अच्छा ई पॉइंट क्या होगा बेटा, देखो ये अगर मैं ए को 0,0 लेता हूँ, अगर मैं ए को 0,0 लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा बी वेक्टर, ये मेरा सी वेक्टर, ये मेरा मिड पॉइंट, तो बी प्लस सी बाई 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 ये 1, तो ये हो जाएगा बेटा ए बी प्लस सी बाई 4, होगा नहीं होगा? तो म्यू इंटू बी प्लस सी बाई 4 इंटू 1 इंटू बी वेक्टर अपॉन 2 अपॉन सॉरी क्लियर हुआ, नहीं हुआ? माइनस में रहेगा म्यू इंटू बी प्लस सी बाई 4 माइनस में 1 इंटू बी अपॉन में म्यू माइनस 1। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अच्छा अब मैं क्या कहता हूँ बेटा, इसी चीज को बेटा निकाल रहा हूँ कहाँ से, ए एफ के थ्रू। तो ए एफ से क्या होगा बेटा म्यू इंटू सी प्लस 1 इंटू ए अपॉन में म्यू इंटू सी अपॉन में म्यू इंटू सी प्लस 1 इंटू 0 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, ये लैम्डा प्लस सी, हाँ लैम्डा प्लस 1, ठीक है ना। अगला काम क्या होगा बेटा, मैंने कहा था कि ए दोनों को मैं ए और सी को ओपन करूंगा बेटा, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो म्यू माइनस 4 अपॉन 4 म्यू माइनस 1 बी वेक्टर प्लस म्यू सी अपॉन 4 म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा प्लस 1। होगा नहीं होगा? अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिला कि ये बिंदु कौन क्या मिलेगा बेटा, ये बिंदु हो जाएगा बेटा मेरा 0, और अगर ये बिंदु 0 तो म्यू कितना आ गया बेटा मेरे पास 4। उसके बाद इन दोनों कंपेयर करूंगा, इन दोनों को, ठीक है, तो म्यू मेरा निकल चुका है 4, तो बेटा लैम्डा कितना निकल गया बेटा 1/3, कितना निकल गया बेटा 1/3। आगे आप सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। क्लियर? अगला बेटा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है बेटा OACB is a parallelogram where O is a origin, OC is a diagonal. If D is midpoint of OA, then ratio of intersection BD and EC is question mark। बेटा ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, सर ये क्या है बेटा? कुछ नहीं है इसका बेटा, देखो जो हमारे पास बेटा पैरेललोग्राम होता है ना, पैरेललोग्राम की जो बेटा डायगोनल होती है बेटा, वो आपके पॉइंट का एंगल बाइसेक्टर नहीं होती। जैसे मेरे डायगोनल है, मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है, तो बेटा जो मेरी ये डायगोनल है एडी, वो बेटा एंगल ए की एंगल बाइसेक्टर नहीं है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और वही बेटा अगर ये मेरा ये वाला फिगर होता, रोम्बस फिगर होता है बेटा, तो बेटा रोम्बस में जो आपकी डायगोनल होती है बेटा, वो एंगल बाइसेक्टर की तरह वर्क करती है।
क्या सभी को समझ में नहीं आया? डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना? हाँ, क्या होती है बेटा? एंगल बाइसेक्टर होती है रोम्बस के अंदर, ठीक है। प्रूफ सर, प्रूफ बेटा फिर से मैं बोलूंगा, पॉट के अंदर आपने पढ़ा था, पॉट मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसका यूज क्या होता है? देखो मैंने लिखा हुआ है, यूज इन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यूजिंग यूनिटी, यूजिंग यूनिट वेक्टर। सर मतलब क्या है? मतलब क्या है बेटा? मतलब ये कि अगर आपको दो वेक्टर्स का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो बेटा हम रोम्बस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो सर रोम्बस का यूज तो तब होगा ना जब दोनों बराबर होंगे, क्योंकि रोम्बस में तो ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तो रोम्बस बनेगा, ठीक है। बट हम तो जानते हैं कि भाई जेई वाला है, कभी तो बराबर देगा ही नहीं, उसका तो रिकॉर्ड है भाई, वो बराबर कैसे दे देगा, ठीक है। वो तो दोनों को इक्वल नहीं देगा, फिर मैं कैसे निकालूं? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जरा समझना, मैंने आपसे कहा था कि इसको हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। ऐसे सिंपल सी बात ये, मैंने ये खोला, एक ये भेजा, ठीक है। ये मेरा ये एक मेरा ए वेक्टर और एक मेरा बेटा बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो दोनों की मैंने कोई मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं बोले, मैंने नहीं बोला कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, ए वेक्टर और ये मेरा बी वेक्टर, ठीक है। और मुझसे बोल दिया कि भाई इसका एंगल बाइसेक्टर निकालो, मतलब एंगल बाइसेक्टर निकालो, मतलब ठीक बीच वाला लाइन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखो, अगर मैं इससे पैरेललोग्राम लॉ लगाता हूं, अगर मैं इससे पैरेललोग्राम लॉ लगाता हूं, ठीक है ना, तो हमें पता है पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए एंगल बाइसेक्टर तो मेरा ये होगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम लॉ से जो एंगल वैल्यू निकलेगी मेरी ए प्लस बी, वो ये वाली निकलेगी, जो कि एंगल बाइसेक्टर है ही नहीं। तो पहली बात तो पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे फेल हो गया। सर फिर कैसे करूं? फिर बेटा जरा समझना, मैंने आपसे कहा था कि भैया हम जानते हैं कि रोम्बस की जो एंगल बाइसेक्टर होती है, अगर ये रोम्बस होता, अगर ये दोनों मेरे इक्वल होते, तो a प्लस बी बेटा मुझे उसका क्या दे देता? मुझे उसका एंगल बाइसेक्टर दे देता, अगर a और b मेरे इक्वल होते तो। बट सर है तो नहीं, तो मैं क्या करूंगा? जबरदस्ती बना दूंगा। सर कैसे बनाऊंगा? कैसे बनाऊंगा? बेटा मैं इस a वेक्टर की बजाय बात करूंगा a कैप की। किसकी बात करूंगा? a कैप की। और बी वेक्टर के बजाय बेटा मैं बात करूंगा बी कैप की, ठीक है। सर इसका फायदा क्या होगा? बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ए यूनिट के ऊपर, कितनी यूनिट के ऊपर? 1 यूनिट के ऊपर ये जो पॉइंट पाएगा ये क्या होगा? बी वेक्टर होगा, ठीक है। इधर से बेटा सेम, बेटा इधर ए यूनिट के ऊपर 1 यूनिट के ऊपर ए वेक्टर होगा, होगा नहीं होगा? अगर बेटा मैं इसका वो निकालता हूं मीडियन, मतलब इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो यही रिजल्टेंट जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? ये वाला बीच ये जा रहा है जो 2 मिनट टाइप करना पड़ेगा, हाँ यही जाएगा। और इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको इतनी दूरी को मैं क्या बोलूंगा? इतनी दूरी को बेटा मैं बोलूंगा ए वेक्टर प्लस बी, ए कैप प्लस बी कैप। क्या बोलूंगा? नहीं बोलूंगा? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और हम जानते हैं ये जो लाइन है, और मुझे क्या निकालना है बेटा? मुझे तो ए और सी का बाइसेक्टर निकालना है। तो बेटा मान लो ये मेरा सी वेक्टर जो है वो ए और सी का, ए और बी का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो एक बात सोचो, क्या ये जो लाइन जा रही है छोटी वाली लाइन और ये बड़ा वाला सी वेक्टर, क्या दोनों एक दूसरे कोलिनियर होंगे? नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? ये जो सी वेक्टर है और जो ये छोटी लाइन मैंने ली है, दोनों एक दूसरे कोलिनियर होंगे। अगर बेटा ये दोनों एक दूसरे के कोलिनियर हैं तो क्या मैं सी वेक्टर को लिख सकता हूं के इंटू ए कैप प्लस बी कैप? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यही होता है बेटा तरीका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालने। ये बेटा यहाँ पे मैंने फिगर समझाया हुआ है, देखो ये हमारा फिगर बन रहा है, ठीक है। अगर सर मुझे एक्सटर्नल बाइसेक्टर निकालना होता तो बेटा मैं ए को नेगेटिव में ले आता इधर, और बेटा मेरे पास ये निकल जाता। तो बेटा उस केस में लैम्डा इंटू ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता, ठीक है ना, ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। बेटा आपको ए वेक्टर दे रखा है 7 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। आपसे बोला गया है सी इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको बोल रखा है बेटा वेयर मॉड सी इज 5√6। आपसे पूछा गया है फाइंड सी वेक्टर। बेटा देखिए अभी हमने पढ़ा था अपना फॉर्मूला, तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप। तो पहली बात तो ए कैप कितना हो जाएगा? हाँ जी, अगर मैं सी वेक्टर बोलता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए कैप प्लस बी कैप। ए कैप कितना हो जाएगा बेटा? 7 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप अपॉन में अंडर रूट में 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज
49 प्लस 16 प्लस 16, ठीक है बेटा। ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा 81, ठीक है। इसका मतलब नीचे आ गया 9, ठीक है ना। प्लस में वी वेक्टर बी कैप का मतलब माइनस 2i कैप माइनस ए कैप प्लस 2k कैप अपॉन में अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज बेटा ये हो गया 9 अंडर रूट 9, दैट इज ये हो गया 3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब सबको ओपन कर दूं तो सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 2k कैप अपॉन 9। क्लियर? अगर बेटा मैं मॉड सी निकालता हूं तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा पूरे में से देखो, लैम्डा पूरे में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया बेटा 1 अपॉन 9 स्क्वायर प्लस 1 लैम्डा अपॉन 9 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा अपॉन 9 स्क्वायर, ठीक है ना। और ये मुझे कितना दे रखा है बेटा, ये मुझे दे रखा है 5√6, 5√5। अगला काम क्या होगा, पूरे में से ध्यान से देखना, लैम्डा बाई 9 लैम्डा बाई 9 लैम्डा बाई 9 बेटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मुझे क्या मिल गया 1 प्लस 1 प्लस 4, तो बेटा ये मिल गया √6। तो लैम्डा बाई 9 इंटू √6 इज इक्वल टू 5√6, √6 से √6 कट गया बेटा, लैम्डा मेरे पास आ गया 45। क्लियर? वैल्यू डाल देते हैं, तो सी वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, मेरा लैम्डा निकला, क्या निकला, ये लैम्डा निकला है, ठीक है। इधर लैम्डा डालूंगा तो लैम्डा कितना था 45, अच्छा ये लैम्डा निकल गया, ये रहा, तो लैम्डा कितना निकल गया 45, तो 45 अपॉन 9, 45 अपॉन 9 कितना हो गया 5, तो मुझे क्या मिल गया 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 10 के कैप। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपको बोल रखा है बेटा, इफ माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी एंड 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, फाइंड सी वेक्टर। ठीक है, इस बार बेटा आपको एंगल बाइसेक्टर ऑलरेडी दे रखा है, आपको सी वेक्टर निकालना है बेटा, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है ना। अगली हटेंगे बेटा हमारे पास टेट्राहेड्रॉन। बेटा टेट्राहेड्रॉन के बारे में हम आगे बहुत अच्छी तरह बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अगर हमें अगर बीच में काम पड़ता है तो हम इसको एटलीस्ट बोल सके, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन बेटा होता क्या है, अगर आपको पता हो तो आपने अपने उसके अंदर क्या बोलते हैं बॉन्डिंग के अंदर बेटा टेट्राहेड्रॉन फिगर पड़ा होगा, ठीक है। PS3 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप इसको टेट्राहेड्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है ना, PS3 के अंदर, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ मैथमेटिक्स में बोलते तो बेटा हम इसको पिरामिडिकल शेप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पिरामिडिकल शेप को भी बेटा हम टेट्राहेड्रॉन के नाम से बोलते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब जरा बेटा समझना, अगर बेटा टेट्राहेड्रॉन की मैं अगर अपोजिट साइड्स को मैं के मिड पॉइंट को अगर मैं आपस में जोड़ता हूं, बेटा देखिए, अगर बेटा मैं किसी भी टेट्राहेड्रॉन की अपोजिट एजेस को, अपोजिट एजेस क्या होते हैं बेटा, देखो मैं ट्राई कर रहा हूं आपको समझाने का। अगर आप इसे देखते हैं तो देखो ये वाली साइड जो है, ठीक है ना, इसका अपोजिट फेस क्या होगा बेटा, ये वाला होगा। कौन सा होगा? ये वाला। देखो एक्चुअल में आप ये देखो, इसके इस पॉइंट से ये दो लाइन जा रही है, जा रही है नहीं जा रही, ये लो दो लाइन जा रही हैं। इसके इस पॉइंट से बेटा कौन सी दो लाइन जा रही है बेटा, ये दो लाइन जा रही है, ये दो लाइन जा रही है नहीं जा रही, ठीक है ना। तो बेटा इन सभी लाइनों में ऐसी कौन सी लाइन है जिससे जो इससे कनेक्टेड नहीं है बेटा, वो ये वाली लाइन। क्या समझ में नहीं आया? ये वाली लाइन इस लाइन से कनेक्टेड नहीं है, तो बेटा मैं इन दोनों साइड्स को अपोजिट एजेस बोल, क्या बोलूंगा, अपोजिट एजेस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा मैं इन दोनों के अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता हूं, क्या करता हूं, आपस में कनेक्टेड करता हूं, ठीक है। किसी भी दो अपोजिट, एक पेयर तो मेरा ये हो गया, दूसरा पेयर कौन सा होगा, देखो एक पेयर तो मैंने ये निकाल लिया, दूसरा पेयर बेटा मैं ले लेता हूं इसके लिए, तो इसके लिए अपोजिट पेयर कौन सा होगा, देखो चेक कर लेते हैं। दो लाइन तो ये निकल गई इससे, और दो लाइन ये निकल गई इससे, कौन सी लाइन बची, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसका पेयर क्या बनेगा बेटा, इसके अपोजिट एज कौन सी होगी बेटा, इसके अपोजिट बेटा ये वाली लाइन होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं किसी भी दो अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, क्या करता हूं, अगर मैं ज्वाइन करता हूं बेटा, तो बेटा जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है बेटा, उसको मैं बोलता हूं अपना टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, इसकी बेटा दो डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन तो हमारे सामने ये आ गई कि अपोजिट एजेस के मिड, किसी भी दो ट्राइंगल के अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे बेटा वो मेरा क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, पहली डेफिनेशन। दूसरी बेटा मेरे पास डेफिनेशन होती है कि अगर मैं किसी भी ट्राइंगल, इसके जो आपके कितने फेसेस देखो, 1 2 3 4 4 फेसेस हैं, 4 फेसेस है। तो बेटा एक्चुअल में जो एक फेसेस होता है, ये मेरा एक फेस है, एक फेस है। ये फेस क्या है बेटा, जो मेरा एक फेस होता है वो क्या ट्राइंगल होता है नहीं होता? तो हर एक ट्राइंगल का कोई ना कोई सेंट्रॉइड होता है। क्या सभी को समझ में नहीं आया? हर एक ट्राइंगल का कोई ना कोई सेंट्रॉइड होता है। तो मान लो बेटा ये मेरा सेंट्रॉइड है,
ठीक है। अगर बेटा मैं इस ट्राइंगल के किसी भी एक फेस के सेंट्रॉइड को अपोजिट एज से ज्वाइन करता हूं, अपोजिट एज मतलब अपोजिट आपका वर्टेक्स से ज्वाइन करता हूं, ठीक है, आपका जो ये वाला शार्प पॉइंट है, अगर मैं इसको आपस में कनेक्ट करता हूं, क्लियर, क्योंकि आप जानते हैं टोटल 4 पॉइंट ही होते हैं, 3 पॉइंट तो ट्राइंगल में बन गए, एक पॉइंट बचा अपोजिट में बैठा है जो उसके ठीक अपोजिट में, क्लियर हुआ नहीं हुआ। सेम बेटा अगर मैं इस वाले फिगर को लेता हूं, किस वाले फिगर को, इस वाले फिगर को, किसको, इस वाले फिगर को, किस फिगर को, इस वाले फिगर को, ठीक है, ये मैंने फिगर ले लिया, तो इसका भी कोई ना कोई सेंट्रोइड होगा, होगा बेटा। अगर मैं इसको बी से ज्वाइन करता हूं, किससे ज्वाइन करता हूं, बी से, ठीक है, तो बेटा जहां पे ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, वो भी मेरा सेंट्रोइड होता है, वो भी मेरा सेंट्रोइड होता है, ठीक है। और बेटा ये जो जो पॉइंट होता है बेटा, ये इस लाइन को 3:1 में इंटरसेक्ट करता है, किसमें बेटा, 3:1 में इसको इंटरसेप्ट करता है, ठीक है ना, डिवाइड करता है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए आगे बात करते हैं, ये हमने यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, इफ वी कनेक्टेड मिड पॉइंट ऑफ एनी टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए टेट्राहेड्रल, देन इंटरसेक्शन पॉइंट इज सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रल, इज सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रल। और बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होता है, बेटा इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 by 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 by 4, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, द सेंट्रोइड डिवाइड द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स, बेटा वही बात बोलिए कि जो सेंटर्ड होता है, अगर मैं अपोजिट साइड्स की लाइन को आपस में ज्वाइन करता हूं, तो जो सेंटर्ड होगा वो इसकी, वो जो सेंटर्ड होगा वो इसको एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, वो इसके एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। मतलब अपोजिट साइड्स की मिड पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करता हूं, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, पहली बात तो वो सेंटर्ड होता है, क्लियर, और बेटा ये इन दोनों लाइंस को एग्जैक्टली बेटा मिड पॉइंट पे डिवाइड भी करता है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन जॉइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ टेट्राहेड्रल टू द सेंट्रोइड ऑफ अपोजिट फेस ऑफ ए ट्राइंगल। मैंने वही बोला कि दो लाइन बताया था ना मैंने आपको, दो लाइंस कौन कौन सी, जो किसी भी एक वर्टेक्स और अपोजिट फेस के सेंट्रोइड को, वर्टेक्स और अपोजिट फेस के सेंट्रोइड को जो लाइन कनेक्ट करती है ना, वर्टेक्स और अपोजिट फेस के सेंट्रोइड को जो लाइन कनेक्ट करती है, जहां पे वो कट करती है बेटा, मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा सेंट्रोइड। उसकी दूसरी डेफिनेशन थी वो ये लिखा होगी, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा था कि ये इसको 3:1 में काटेगा, 3:1 में काटेगा, वो बेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ डिवाइड इन 3:1, क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझा रखा है, एग्जांपल अपोजिट साइड कौन कौन सी होंगी, ठीक है ना। अब प्रूफ की बात करें बेटा, बड़ा लॉलीपॉप प्रूफ है बेटा। अगर ये मेरा मिड पॉइंट है, अगर ये मेरा मिड पॉइंट है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, x1 प्लस x2 by 2, ठीक है। और इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, x1 प्लस x3 by 2, क्लियर। और ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये क्या था, x1 प्लस x2 by 2, ये था x3 प्लस x4 by 2। जब दोनों का निकलेगा तो कितना निकलेगा बेटा, यहां से तो क्या निकलेगा, x1 प्लस x2, यहां से क्या निकलेगा, x3 प्लस x4, और अपॉन में क्या निकलेगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा 4। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए, ठीक है ना। हाँ बड़ा लॉलीपॉप है, क्लियर। और बेटा अगर आप इसको फेस के थ्रू निकालना चाहते हैं, तो बेटा हम जानते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, ये हमारा सेंट्रोइड है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है बेटा, इसका कोऑर्डिनेट होता है बेटा x1, मान लो ये मेरा x3 प्लस x2 प्लस x4 by 3 होगा सेंट्रोइड का, और y2 प्लस y3 प्लस y4 by 3, तो इसका निकल गया। तो मैं क्या बोलूंगा, 3 इंटू देखो जी का वैल्यू क्या होती है, x2 प्लस x3 प्लस x4 by 3 कॉमा y2 प्लस y3 प्लस y4 by 3, और ये जी जो है वो 3:1 डिवाइड कर रहा है। अभी हमारी बात हुई थी, तो प्रूफ क्या हो जाएगा, देखो बेटा 3 इंटू दिस, तो 3 इंटू x2 प्लस x3 प्लस x4 by 3 प्लस में x1 इंटू 1, प्लस में x1 इंटू 1, बेटा 3 से 3 कट गया, नीचे क्या गया 3 + 1, बेटा मेरा फिर से आंसर निकल गया, क्लियर। ये मेरा प्रूफ था, लॉलीपॉप था, ठीक है ना। आगे बेटा हमारे पास होता है, इसको बेटा हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे ही मैंने फिगर बना दिया, फिर भी बता देता हूँ, पैरेलल पाइप, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे फिर से। पैरेलल पाइप क्या होता है बेटा, आपके पास कोई मोटी बुक देखी, आपने मोटी बुक देखी होगी, अगर आपने देखी हो तो, जैसे मैं बोलता हूँ आरडी शर्मा होती है ना, आपने देखा होगा, सभी ने आरडी शर्मा पढ़ी होगी, ठीक है, आरडी शर्मा पढ़ी होगी, या कोई बहुत और कोई मोटी बुक होगी अगर आपके सामने, तो आप देखिएगा कि जब आप किसी भी मोटी बुक को आप रख देते हैं ना, तो समय के साथ क्या होता है, वो आगे की तरफ
आगे की तरफ गिर सी जाती है, होता है ना। जो आपकी सिंपल बुक ऐसी होती है, कुछ दिनों बाद क्या होता है, ये जो होता है ना, ये टेढ़ी हो जाती है और ये यूं आगे झुक सी जाती है। झुकती है नहीं झुकती? हाँ बेटा, इसको हम बोलते हैं पैरेललोपाइड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला टॉप हेडिंग है बेटा, हाँ इसको हम ऐसे आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अगला हेडिंग है बेटा लीनियर डिपेंडेंट। बेटा जेई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, ठीक है। अब ये देखो लीनियर इंडिपेंडेंट होता क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट होता क्या है, ठीक है। ए सेट ऑफ वेक्टर आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। But a set of vectors are said to be linearly dependent if there exist scalar values a1, a2, a3, not all zero, such that a1 v1 plus a2 v2 plus a3 v3 dot 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 ak vk is equal to 0, is equal to 0, ठीक है। For थ्री वेक्टर्स v1 v2 v3। बेटा देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं कोई भी, मेरे पास 3 वेक्टर हैं, 4 वेक्टर हैं, 5 वेक्टर हैं, ठीक है, अगर उनका लीनियर एडिशन, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन जो है उनकी, अब याद है लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखाई थी आपकी, इधर लिखाई थी, ऊपर था किधर, क्या लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखाया था ना आपको ऊपर, याद है ना, किधर लिखाया था, किधर लिखाया था, क्या कॉन्सेप्ट था, कोलिनियरिटी का, ठीक है। हाँ कोलिनियर बताया था, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। हाँ अगर बेटा कभी भी किसी भी 3-4 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, a1 v1 प्लस a2 v3 प्लस a3 v4 डॉट 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 an vn अगर आपके जा रहा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू मेरी 0 आ रही है, ठीक है। हाँ तो लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है बेटा, कि अगर मेरे पास वो जो कंडीशन है उसमें a1 a2 a3 जो भी मेरे जा रहे हैं वो सभी एक साथ 0 नहीं हो रहे, वो सभी एक साथ 0 नहीं हो रहे, तो बेटा मेरा वेक्टर होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? जैसे कि मैंने बोला a1 इंटू v1 प्लस a2 इंटू v2, आपका a1 v2 क्या है, कांस्टेंट है, प्लस a3 इंटू v3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर बेटा मैंने a1 a2 a3 में से किसी एक को भी प्रूफ कर दिया कि भैया इनमें से कोई भी एक मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है बेटा, इन तीनों में से कोई भी एक अगर मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, तो बेटा मैं क्या बोल दूंगा कि v1 v2 v3 मेरे लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है ना। और अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि भैया ये कंडीशन तभी फुलफिल हो सकती है जब तीनों एक साथ 0 हों, जब मेरे पास v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू a3 अगर मेरे तीनों 0 हो जाएं, अगर मेरे तीनों 0 हो जाएं, तो बेटा ये उस केस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बट अगर तीनों 0 नहीं हो रहे तो बेटा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। सॉरी, क्या सभी को समझ में नहीं आया? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट और ये लीनियर डिपेंडेंट। सर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है बेटा? तुम खुद सोचो कि अगर मैं a1 a2 a3 को 0 कर दूंगा तो भैया मैं v1 v2 v3 को कुछ भी लूं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो एक दूसरे से किसी भी एंगल पे डिपेंडेंसी करेंगे ही नहीं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ अगर मेरे a1 a2 a3 तीनों एक साथ 0 हो गए तो मैं v1 v2 v3 को कुछ भी ले लूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होता है। क्लियर? हाँ तो बेटा यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके सभी एक साथ सभी 0 नहीं हो रहे तो लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर एक साथ सभी 0 हो जा रहे हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। दूसरी बात बेटा हम इसको लिखते कैसे, जेई के अंदर बात करें तो बेटा जेई कॉमनली 3 वेक्टर या 4 वेक्टर के बारे में बात करता है, ठीक है। तो बेटा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। क्या है, अगर v1 मुझे दे रखा है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, a2 मुझे दे रखा है बेटा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप c3 k कैप, और बेटा a3 मुझे दे रखा है a3 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c3 k कैप, ठीक है ना। तो बेटा अगर v1 v2 v3 मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बेटा इनका जो मॉडुलस होगा, ठीक है ना, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, डिटरमिनेंट मॉडुलस नहीं डिटरमिनेंट, वो क्या होगा बेटा 0 होगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखिएगा। एज इट इज जेईई में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो कुछ वैल्यू निकालो, ठीक है। तो करना क्या, आपको डिटरमिनेंट में वैल्यू पुट करनी है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और आपकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा वहीं अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो ये लिखा हुआ लीनियरली इंडिपेंडेंट में, इफ वेक्टर इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट if equation this a1 v1 plus a2 v2 plus a3 v3 dot 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 an vn is equal to 0 can only be satisfied if ai is equal to 0, मतलब ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे 0 हो जाए, ठीक है।
ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट जब आपका होता है फंक्शन, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो बेटा वहां पे मेरे पास एक कंडीशन और काम आती है, ऑल नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। बहुत काम आने वाली पॉइंट है, और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर कोई वो क्या बोलते हैं, अगर कोई बोला हुआ है कि नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब मेरे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बात करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि दे रखा है इफ आई एक ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, देन फाइंड अल्फा कॉमा बीटा इफ मॉड सी इज इक्वल टू √3। बेटा देखो आपसे बोला क्या है बेटा कि फंक्शन मेरा लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब मेरा मॉडुलस 0 हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो इसके लिए 1 1 1, इसके लिए 4 3 4, और बेटा इसके लिए 1 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 इंटू बीटा माइनस 4 इंटू अल्फा, 3 इंटू बीटा माइनस 4 इंटू अल्फा, माइनस में 1 इंटू 4 बीटा इंटू 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 बीटा माइनस का 4, तो माइनस में 4 बीटा माइनस का 4, और बेटा आखिरी कॉरस्पॉन्डिंग 4 अल्फा माइनस का 3, 4 अल्फा माइनस का 3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? 4 अल्फा माइनस का 3, 4 अल्फा माइनस का 3। ठीक है, ओपन कर दें, ये हो गया बेटा 3 बीटा माइनस का 4 अल्फा, इधर से क्या आएगा माइनस का 4 बीटा प्लस का 4, आखिर में क्या आएगा बेटा प्लस का 4 अल्फा माइनस का 3। बेटा ध्यान से देखो, दोनों मेरे कट गए। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल गया 1, और यहां से बेटा मुझे क्या मिल गया माइनस बीटा, तो माइनस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बेटा बीटा इज इक्वल टू 1। पहली बात तो बीटा क्या आ गया मेरा 1 आ गया। आगे क्या बोल रखा है बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब ये मेरा क्या चुका है बीटा इज इक्वल टू मेरा 1 आ चुका है। ठीक है, आगे बोल रहा है मॉड सी इज इक्वल टू मुझे दे रखा है √3। ठीक है ना, इसका मतलब मॉड सी का मतलब √1 प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू √3। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया बेटा, तो मुझे क्या मिल गया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो बेटा अल्फा स्क्वायर कितना मिल गया 1, तो अल्फा कितना मिल गया बेटा मुझे प्लस माइनस 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है इफ x एंड y आर टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर, टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर एंड ABC इज ए ट्राइंगल विद साइड ABC, एक ट्राइंगल है ABC की साइड के देखिए बेटा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, satisfy the condition 28a minus 15b x vector plus 15b minus 12c y vector प्लस में 12c minus 20a x क्रॉस y vector is equal to 0। आपसे पूछा है बेटा फाइंड ट्राइंगल ABC। बेटा देखिए क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है, एक अगर मैं खास बात देखूं तो पहली बात तो मैंने आपसे कहा था लीनियर कॉम्बिनेशन मेरा 0 जाता है तो उसके कई सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, याद है आपको? ठीक है ना, एक तो हमने पढ़ा था कोलिनियर फंक्शन हो जाएगा। कोलिनियर फंक्शन पॉसिबल है अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर 0 है, तो वहां पे मैंने बोला था कि ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपस में कोलिनियर है तो बेटा हमारे मैंने बोला था कि x प्लस वाई प्लस जेड मेरे 0 होने चाहिए। ठीक है, बट बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा मेरे पास x वेक्टर और y वेक्टर तो कोलिनियर बोल रखे हैं, बट बेटा एक बात आपको पता होगी कि x क्रॉस y जो होता है वो कभी भी वो हमेशा एक्स वाई के परपेंडिकुलर होता है। क्या समझ में नहीं आया? पता है ना सभी बात बताइए, 11th में पढ़ा होगा आपने चीज कि अगर मेरे दो वेक्टर, एक वेक्टर x ये एक वेक्टर y है, तो बेटा जो उनका क्रॉस होगा बेटा वो हमेशा इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों कभी भी एक को कोप्लेनर नहीं होंगे, दीज आर नॉट कोप्लेनर। और अगर ये नॉट कोप्लेनर है इसका मतलब जो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कोलिनियर वाला वो तो फेल, क्योंकि कोलिनियर होने के लिए प्लेनर होना जरूरी है, तो नॉट कोप्लेनर हो गए। तो सर हमने फिर लीनियर कॉम्बिनेशन नॉट कोप्लेनर में कब पढ़ा? बेटा देख अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरे पास इनका लीनियर कॉम्बिनेशन सम 0 जा रहा है, ठीक है, इसका और मेरा फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब ai इन सभी के कोफिशिएंट्स को a1 a2 a3 इन सभी को 0 होना पड़ेगा। बोला था नहीं बोला था? बट मैंने एक बात और बोली थी कि अगर कोई फंक्शन लीनियर इंडिपेंडेंट है तो वो पक्का नॉन कोप्लेनर होगा, और अगर कोई नॉन कोप्लेनर है तो बेटा पक्का लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। बेटा ध्यान रखना,
क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो इसमें साफ साफ बोल रहा है कि ये बंधु मेरे नॉन कोप्लेनर हैं, और अगर नॉन कोप्लेनर को मैं लीनियरली अरेंज करना चाहूं, अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को अगर मैं लीनियरली अरेंज करना चाहता हूं, उसका पर्पस, उसका वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मेरे पास तीनों A1 A2 A3 क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? इज इट क्लियर? अगर तीन नॉन कोप्लेनर्स को मैं लीनियरली अरेंज करूंगा वो तभी पॉसिबल है जब तीनों क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। तो मैं क्या बोलूंगा, 20A माइनस 15B इज इक्वल टू 15B माइनस 12C इज इक्वल टू 12C माइनस 20A इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा? जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 20A मुझे यहाँ से कितना मिलेगा, 12C। ठीक है, और यहाँ से मुझे 20 कितना मिलेगा बेटा, 15B। ठीक है, इसका मतलब 12C इज इक्वल टू 15B, और बेटा इसको इक्वल करूंगा तो बेटा इसको मिल जाएगा बेटा 15B इज इक्वल टू 12C मिलेगा, मिलेगा। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया 20A इज इक्वल टू 15B इज इक्वल टू 12C। ठीक है बेटा, अगर मैं तीनों को 60 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिला, A/3 B/4 C/5। ठीक है, इसका मतलब मैंने कहा था कभी भी अगर मेरा इस तरह से रिलेशन जा रहा हो, रेशियो में रिलेशन जा रहा हो, तीन चीज इक्वल हो, तो मैं क्या मानता हूं तुरंत उसको, K। याद आया? इसका मतलब ये कितना हो गया, 3K, B कितना हो गया, 4K, C कितना हो गया, 5K। और जरा ध्यान से देखना, 3K 4K 5K ये तीनों क्या हो गए मेरे, राइट ट्रायंगल। क्या सभी को समझ में नहीं आया? ये क्या बन गया है, पाइथागोरस ट्रिपल बन चुका है। बेटा क्वेश्चन को इंप्रूव कर लीजिएगा, यहाँ पे 20A है। ठीक है, हाँ, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, मेरे पास आ गया राइट ट्रायंगल, ABC इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ लैम्डा, फाइंड लैम्डा फॉर विच लैम्डा स्क्वायर I कैप प्लस K कैप प्लस J कैप प्लस K कैप कॉमा I कैप माइनस लैम्डा स्क्वायर J कैप प्लस K कैप कॉमा I कैप प्लस J कैप माइनस लैम्डा स्क्वायर K कैप इस कोप्लेनर आपको लैम्डा पूछा गया है। ठीक है बेटा, जरा देखिएगा बेटा, देखो मैंने कहा हुआ है कोप्लेनर होने का मतलब, देखिए अभी हमने कहा था कि कोप्लेनर होने का मतलब क्या था, इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बताया था ना, लीनियरली डिपेंडेंट, इसका मतलब मॉडुलस इज इक्वल टू 0, मॉडुलस इज इक्वल टू 0। तीन वेक्टर दे रखे हैं, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1, इसके बाद 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1, और अगला बेटा 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इधर ये माइनस आना चाहिए था। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? आगे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, लैम्डा की पावर 6 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, लैम्डा स्क्वायर को मैंने टी मान लिया, क्या मान लिया, टी मान लिया, तो बेटा मुझे क्या मिला, माइनस टी क्यूब प्लस 3। एक मिनट होल्ड करिएगा बेटा सभी लोग। बेटा कुछ शायद मैंने इधर कैलकुलेशन मिस्टेक की है, क्या किए, 2 मिनट। क्या किए बेटा, एक बार अगली बार क्रॉस चेक बता दूंगा क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बट प्रोसेस तरीका समझ में आया? कभी भी अगर कोप्लेनर बोल दिया, आपसे वैल्यूज पूछ ली, तो क्या करना है बेटा, आपको डिटरमिनेंट लगा के डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने पुट किया है, सिंप्लीफाई किया तो बेटा मेरी दो वैल्यूज निकली, लैम्डा इज टी इज इक्वल टू -1, बट टी को तो मैंने लैम्डा स्क्वायर माना था, तो नेगेटिव तो लेगा नहीं, तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या जाएंगी, दो वैल्यूज प्लस माइनस 2। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा हमने क्या चीज सीखी बेटा, दो चीज सीखी कि अगर कोप्लेनर दे दिया बंधु ने तो भैया ये लगाना है। ठीक है, और अगर नॉन कोप्लेनर दे दिया तो भैया ये लगाना है, तीनों इक्वल 0 करने। ठीक है, नॉन कोप्लेनर बोल भी सकता है और बिना बोल भी दे सकता है। कैसे? इस तरह से, यहाँ पे उसने बोला नहीं है बट दे दिया है, क्योंकि हम जानते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस कभी भी कोप्लेनर नहीं होता। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और बेटा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर सच दैट एवरी वेक्टर पेयर इज नॉन कोलिनियर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज कोलिनियर विद सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर बी वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बेटा देखिए सिंपल सी बात बेटा, ये बोल रहा है कि ए प्लस बी वेक्टर और बी प्लस सी वेक्टर बेटा वो कोलिनियर है सी वेक्टर और ए वेक्टर के। अगर बेटा कोलिनियर है तो मैं क्या बोलूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर, होगा नहीं होगा, और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर म्यू ए वेक्टर, होगा नहीं होगी, कोलिनियर है। दोनों को माइनस कर दो तो बेटा मुझे क्या मिला, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर माइनस म्यू ए वेक्टर। तो जरा अगर मैं कंपेयर करता हूं तो म्यू मुझे कितना मिल गया, -1,
लैम्डा लैम्डा मुझे कितना मिल गया -1, म्यू मुझे कितना मिल गया -1, ठीक है। मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको -1 यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा अगली हेडिंग बेटा हमारे पास है वेक्टर इक्वेशन। क्या है बेटा, वेक्टर इक्वेशन। बेटा देखिए वेक्टर इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं, देखो बेटा अगर आपको याद हो तो बेटा जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, याद है सभी को, स्ट्रेट लाइन में बेटा अगर आपको इक्वेशन निकालनी थी तो आपको क्या चीज चाहिए था, आपको हमेशा बेटा दो पैरामीटर चाहिए थे इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट और एक स्लोप, याद है सभी को, नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ऑलवेज हमें फिक्स पॉइंट और स्लोप की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो बेटा वो चीज बेटा हमें यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। इफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए पॉइंट है, वेक्टर ए बोल दिया मैंने, उसको नाम दे दिया, एंड बी, वेक्टर बी नाम बोल दिया, ठीक है। लेट आर वेक्टर इज ए वेरिएबल वेक्टर मूविंग अलोंग ए बी, तो मैं क्या बोलूंगा आर, देखो देखो आपको याद है स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे हम लोग, याद है कि नहीं है, कि भैया मुझे 2 पॉइंट दे रखे थे, होते थे, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ए बी, याद है। इसको मैं बोला करता था x1, y1, इसको मैं बोलता था क्या, x2, y2। तो बेटा मैं एक वेरिएबल पॉइंट लेता था p, h कॉम, याद है ना, x, y, दिस इज वेरिएबल पॉइंट, क्लियर हुआ नहीं हुआ। और बेटा इस वेरिएबल पॉइंट के टर्म में मैं स्लोप निकाला करता था, याद है नहीं है, क्या बोला करता था, y माइनस y1 y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद आया। हमारे पास तो x1 x2 रहा करता था, ठीक है। हाँ मतलब इसका जो स्लोप है और जो इसका स्लोप है वो मेरा क्या है, बराबर है। क्या सभी को याद है कि नहीं है। तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट बेटा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि भैया मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर, ठीक है। आर मेरा वेरिएबल वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे हम स्लोप की बात की बजाय बेटा हम बात करेंगे कोलिनियरिटी की बात, कि अगर एक ए बी मेरी लाइन है और आर इस लाइन पे वेरिएबल मूव कर रहा है, इसका मतलब बेटा जो ए बी होगा वो ऑलवेज बेटा ए आर के क्या होगा, कोलिनियर होगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया। अगर वो ए आर के कोलिनियर होगा तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया बेटा, क्योंकि देखो वेरिएबल पॉइंट बेटा मेरा आर है, तो अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो मैं आर के टर्म में निकालूंगा। तो आर क्या निकल गया बेटा मेरे पास, आर निकल गया बेटा मेरे पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर बेटा अगर आपसे ध्यान से देखें तो बेटा बी माइनस ए क्या है, b माइनस ए मेरा ए बी वेक्टर शो कर रहा है, और ए बी के अंदर क्या होता है बेटा, ए बी के अंदर बेटा मेरा स्लोप होता है, डायरेक्शन होता है। और अगर डायरेक्शन है तो स्लोप भी है, डायरेक्शन है तो स्लोप भी है। और अगर आपको याद हो तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेरा कांस्टेंट, ये मेरा स्लोप। तो देखो कुछ कुछ फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है। चलिए तो बेटा ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा लाइन, और दूसरा बेटा ये क्या है बेटा, ये स्लोप है, ध्यान रखना है स्लोप के टर्म में हम बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ मतलब ये एक तरह का वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे बोल रहा है बेटा लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर ए, मतलब लाइन पास कर रही है पॉइंट ए से और पैरेलल है वेक्टर बी के। तो बेटा फिर से वही सेम चीज, एक तो हो जाएगा ये मेरे पास ए पॉइंट से पास कर रही है लाइन, ये लाइन पास कर रही है, ठीक है। मैंने वेरिएबल पॉइंट आर ले लिया, तो ये लाइन क्या होगी बेटा, ये लाइन क्या होगी बेटा, ये होगी बेटा आर माइनस ए, इसका स्लोप, ठीक है। अच्छा और ये इसके पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, बी वेक्टर, तो मैं क्या बोलूंगा, लैम्डा बी वेक्टर। याद है ना पैरेलल होने की कंडीशन, ठीक है। तो बेटा यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से मेरे पास आ गया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब आप ध्यान से देखें तो फिर से लैम्डा इंटू स्लोप जा रहा है, इधर भी लैम्डा इंटू स्लोप था और इधर भी लैम्डा इंटू स्लोप है। और दूसरी बात, इधर मेरा ए और बी पॉइंट थे तो वेक्टर मेरा ए बी वेक्टर जा रहा था, ठीक है, वेक्टर मेरा ए बी वेक्टर जा रहा था। यहाँ पे बेटा बी आपको पॉइंट ना देके पूरा वेक्टर ही दे दिया है कि बी मेरा बी, ये मेरा बी वेक्टर मतलब डायरेक्शन के साथ दे दिया है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट देख लीजिए बेटा। हाँ नोट एक, हाँ लिखने का तरीका भी बेटा ध्यान रखिएगा कि ए वेक्टर
आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर को बेटा हमारे पास लिखने का तरीका ये होता है जो मैंने लिखा हुआ है। ए वेक्टर क्या होता है बेटा, ए वेक्टर का मतलब a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर का मतलब b1 आई कैप प्लस b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखो ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता है, और इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा इसी फॉर्म में लिखना चाहूं तो x1 x2 R1 R2 R3 R1 R2 R3, ठीक है ना, इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया R वेक्टर इज इक्वल टू डिब्बा में ये ब्रैकेट 5 माइनस 4 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस लैम्डा 0 1 2, इसका मतलब क्या हो गया 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस में लैम्डा आई तो 0 हो गया तो जे कैप प्लस 2 की कैप। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दूसरा बेटा ये जो होता है ये क्या करता है बेटा, ये वेक्टर रिप्रेजेंट द लाइन, जो ये वाली फॉर्म होती है क्या होती है, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, क्या बोलते हैं इसको हम, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब बेटा यहां से हमारे पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, चेंजिंग ए लाइन इनटू ए कार्टेशियन फॉर्म, चेंजिंग ए लाइन इनटू ए कार्टेशियन फॉर्म। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? कॉन्सेप्ट ये है कि अभी हमने जो बात की थी उसमें हमने डायरेक्शन के साथ बात की थी, ठीक है, दूरी के साथ बात की थी, ठीक है ना। अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म की बात करनी है तो बेटा मैं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बात करूंगा। किसके बात करूंगा बेटा? कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। सर मैं कैसे करूँ कोऑर्डिनेट्स के ऊपर? बेटा तेरा कॉमन बात लगाना कि देख ये मेरा फंक्शन जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। अगर मैं सारे आई 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 एक साथ लेता हूं, क्या लेता हूं, आई आई, मैंने कहा ना कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आई के सारे वैल्यूज बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो आई अगर मैं इक्वल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इधर से तो मुझे मिलेगा एक्स मिलेगा, ये मिलेगा एक्स, इधर से मुझे क्या मिलेगा a1 प्लस लैम्डा b1, क्या मिलेगा x1 प्लस a1 प्लस लैम्डा b1 मिलेगा। तो बेटा यहां से मेरा लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया बेटा मेरे पास x1 माइनस a1 अपॉन b1 होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मैं बात करता हूं x2 इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, किसके लिए बेटा, ये j के लिए, ये किसके लिए था बेटा, i के करस्पॉन्डिंग था, ये किसके करस्पॉन्डिंग है बेटा, j के करस्पॉन्डिंग है। तो बेटा यहां से मैं क्या बोलूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू x2 माइनस a2 अपॉन b2 बोलूंगा। और जब तीसरा इक्वल करूंगा तो क्या बोलूंगा बेटा, x3 माइनस a3 अपॉन b3 बोलूंगा, नहीं बोलूंगा बेटा, तीनों ही मेरे लैम्डा है, तीनों ही मेरे क्या है, लैम्डा है, तो तीनों को इक्वल कर दूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, x माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू y माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस a3 अपॉन b3। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब इधर भी कुछ और समझना, इधर भी काम की बात समझना बेटा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अगर आपको याद है अभी मैंने कुछ बताया था कि आर वेक्टर क्या होता है बेटा, आर वेक्टर होता था ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। ये बी कभी बी होता था, कभी बी माइनस ए हुआ करता था, ठीक है, कभी बी होता था, कभी बी माइनस ए हुआ करता था, ठीक है। और सिंपल सी बात है, बी माइनस ए भी होगा तो भी आप सिंप्लीफाई करके कॉमन सी बात है एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करोगे, करोगे नहीं करोगे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? सिंप्लीफाई करके सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे, इस तरह से जैसे ये लिखा हुआ है इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ये क्या था, ये क्या था, ये था मेरा फिक्स पॉइंट, क्या था, फिक्स पॉइंट। ये क्या था बेटा, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था बेटा, ये था मेरा, ये क्या था बेटा, स्लोप या डायरेक्शन, स्लोप या डायरेक्शन, काम की बात समझना, डायरेक्शन। और ये क्या था बेटा, ये था मेरा वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। ओके ओके, तो सर इसका मतलब क्या है, मतलब बेटा ये अगर आप इसको ध्यान से देखें तो x मेरा वेरिएबल, माइनस में जो आया वो मेरा फिक्स, और जो नीचे आया वो मेरा डायरेक्शन। काम की बात, वेरिएबल माइनस फिक्स अपॉन डायरेक्शन, वेरिएबल माइनस फिक्स अपॉन डायरेक्शन, वेरिएबल माइनस फिक्स अपॉन डायरेक्शन, ठीक है। अब आप एक बात सोचो कि अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, किसको चेंज कर दिया, b1 b2 b3 को चेंज करता हूं तो क्या चेंज होगा, तो बेटा मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो सर उससे क्या होगा, उसका मतलब ये जो लाइन होगी वो अभी भी इसी पॉइंट से पास कर रही है बट लाइन का डायरेक्शन चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है, डायरेक्शन। तो सर उससे क्या होगा, उससे क्या होगा बेटा, क्या तुम्हें याद है कि अगर एक पॉइंट से एक से ज्यादा लाइन पास करें तो वो क्या होती हैं, बताइए, फैमिली ऑफ लाइन। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ओके 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 सर, अगर मैंने b1 को चेंज नहीं किया, अगर मैंने b1 को चेंज ना करके इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया,
तो क्या नई लाइन बनेगी क्या? मैं बोलूंगा नई लाइन, तो क्या लाइन बनेगी क्या? अगर मैंने इसको चेंज नहीं किया, इसको चेंज कर दिया, ठीक है, A1 A2 A3 को चेंज कर दिया, तो क्या बनेगा? अगर आप B1 को चेंज कर रहे हो, पॉइंट को चेंज फिक्स कर रहे हो, अगर आपने पॉइंट को फिक्स रखा, यहाँ पे क्या था मेरा पॉइंट फिक्स था, क्या था पॉइंट था, जो फिक्स पॉइंट क्या था वो फिक्स था, पॉइंट मेरा फिक्स था, ठीक है, जो डायरेक्शन था वो चेंज हुआ था। तो मत रुकिए, इधर मेरा पॉइंट फिक्स था, डायरेक्शन चेंज हुआ था, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब x माइनस A1 अपॉन में जो B1 था ना, उसकी जगह मैंने BI कर दिया, क्या कर दिया? BI इज इक्वल टू x माइनस A2 अपॉन में BJ कर दिया, इज इक्वल टू x माइनस A3 इज इक्वल टू BK कर दिया। अगर मैं इनको चेंज करता जाऊंगा तो बेटा ये सब निकलता जाएगा, जो कि क्या होंगी? एक तरह से फैमिली ऑफ लाइन होंगी, ठीक है ना? ओके ओके, बट सेकंड केस क्या बोल रहा हूं कि सर अगर मैंने डायरेक्शन फिक्स रखा, ठीक है, चेंज क्या किया सर? मैंने पॉइंट चेंज किया, क्या किया? पॉइंट क्या किया मैंने? चेंज किया, तो क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? पॉइंट चेंज करने पे आपको दो चीज मिलेगी, या फिर तो पैरेलल लाइंस मिलेंगी या फिर कोलिनियर लाइन मिलेगी। सेम पॉइंट मिलेगा, मतलब ये लाइन है, अगर मैंने इस पॉइंट से उठा के ये पॉइंट दे दिया, कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, आपको कोलिनियर लाइन मिल, क्या मिल गई? कोलिनियर लाइन मिल गई, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना? अगर आपने ये पॉइंट दे दिया, ठीक है, डायरेक्शन अभी भी है, तो क्या होगा? इसकी पैरेलल लाइन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी बेटा? पैरेलल लाइन मिल जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर मैं पॉइंट को चेंज करता हूं तो पैरेलल लाइंस मिलेगी, ठीक है, अगर मेरा पॉइंट चेंज होता है डायरेक्शन फिक्स रहता है, अगर मेरा पॉइंट फिक्स रहता है डायरेक्शन चेंज होता है, तो बेटा फैमिली ऑफ लाइन मिलेगी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? बहुत काम की बात है बेटा, अभी जब हम 3D में खेलेंगे तो ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन बेटे स्मूथली निकल जाते हैं अगर आप इतना समझ रहते हैं कि नीचे मुझे डायरेक्शन बोल रहा है, ऊपर मुझे पॉइंट बोल रहा है, फिक्स पॉइंट बोल रहा है, तो बेटा ये आपके कई सारे क्वेश्चन को बड़े स्मूथली निकाल देता है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू P1 P2 P3 प्लस लैम्डा Q1 Q2 Q3 द लाइन इज पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट। हाँ मैंने कहा ना ये तो पॉइंट बोलेगा मेरा, देखो वही बात बोला हुआ है, इस लाइन इज पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट P1 P2 P3 एंड पैरेलल टू द लाइन Q। बिल्कुल काम की बात, बेहतरीन बात बोली, ध्यान रखना कि भैया मैंने अगर बोला कि मेरे पास क्या है, वापस बोल रहा हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 A2 और A3 प्लस में लैम्डा B1 B2 B3। अगर किसी ने पूछा कि भैया इसकी पैरेलल लाइन निकालो, इसके पैरेलल लाइन निकालो, तो बेटा वो हमेशा B1 B2 B3 के पैरेलल होगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये लाइन हमेशा बी वेक्टर के पैरेलल होगी। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन शो कर रहा था, तो वही मैं लिखा है कि ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगी और क्यू वेक्टर के पैरेलल होगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सर? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन दिस। बिल्कुल बेहतरीन चीज, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बेटा, अगर मुझे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट माननी है तो मैं कैसे मानूंगा? देखो ये मेरा एक्स था, ये मेरा वाई था और ये मेरा जेड था। सर जेड कैसे सर? ये तो समझ में नहीं आया। अरे याद है ना, x1 x2 y माना हुआ था मैंने, ये तो आई कैप था, ये मेरा जे कैप था, ये मेरा के कैप था, और सब किसके बराबर था? लैम्डा के बराबर था। क्या सभी को याद आया नहीं है? अभी तो बताया था मैंने सभी को, ठीक है। किसके बराबर आया था? लैम्डा के बराबर आया था। तो बेटा जरा बताना मेरा एक्स कितना आ गया? एक्स मेरा आ गया A1 प्लस B1, सॉरी A1 प्लस लैम्डा B1, A1 प्लस लैम्डा B1। y कितना आ गया? y बेटा मेरे पास आ गया A2 प्लस लैम्डा B2, और z कितना आ गया बेटा? z आ गया बेटा A3 प्लस लैम्डा B3, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गए मेरे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अच्छा अगला बात समझना, अगला बात समझना, अगला अगला पॉइंट है बेटा मेरे पास। अगला पॉइंट देखो बेटा, एग्जांपल मैंने लिया है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो बेटा मैं इसका पैरामीट्रिक पॉइंट क्या मानूंगा बेटा? सीधा आप मान भी सकते हो, देखो 5, आपको कैसे मानना है? 5 प्लस लैम्डा, इधर लैम्डा आई तो है ही नहीं, तो लैम्डा इंटू 0, तो बेटा पहला पॉइंट आ गया मेरा 5,
y के लिए क्या मानूंगा बेटा, -4 प्लस लैम्डा इंटू 1, तो बेटा ये हो गया -4 प्लस लैम्डा 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? z के लिए क्या होगा बेटा, +3 इंटू 2 लैम्डा, तो 3 + 2 लैम्डा, ठीक है ना। और एक बात और बेटा, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएगा x - 5/0 = 4 y + 4/1 = y - 3/2। एक बात और बेटा, नीचे 0 आना पॉसिबल है, ठीक है ना। हाँ, वेक्टर के अंदर अगर मैं ये बात बोलता हूं तो ये 0 आना पॉसिबल है, क्योंकि बेटा ये 0 नहीं है, ये वेक्टर 0 है। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में कराया था = 0 वेक्टर 0 में फर्क होता है, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, 2 लाइंस इन ए प्लेन इज आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। कन्वर्सली 2 इंटरसेक्टिंग एंड प्लेन लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई दो लाइन, अगर किसी प्लेन में कोई दो लाइनें होंगी तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, या फिर तो वो कभी ना कभी कट कर जाएंगी, या फिर वो कभी ना हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या बात सभी को समझ में नहीं आई? और ठीक उल्टा भी ट्रू है कि अगर कोई दो लाइनें हैं तो वो पक्का एक प्लेन में होंगी, या फिर अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो भी वो पक्का एक प्लेन में होंगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला पॉइंट, इफ लाइंस आर पैरेलल एंड दे हैव कॉमन पॉइंट इट मीन्स दे आर कोइंसिडेंट। अगर दो लाइन पैरेलल हैं और दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट मिल गया, इसका मतलब कोइंसिडेंस है। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं दो कॉमन लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है ना। और बंदा बोल रहा है दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब वो एक ही लाइन है, एक के ऊपर एक। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट 7वां पॉइंट है जो, लाइंस नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग इज नोन एज स्क्यू लाइंस। बेटा जो लाइन ना ही पैरेलल होती हैं ना ही इंटरसेक्टिंग होती है, वो क्या होती है बेटा, स्क्यू लाइन। सर स्क्यू लाइन कैसे होती है? सर समझ में नहीं आया ना बेटा। अगर आपने ध्यान दिया होगा, टेट्राहेड्रॉन की जो अपोजिट साइड्स होती थी, अभी हमने जो पढ़ा था, टेट्राहेड्रॉन की जो अपोजिट साइड थी, क्या वो कभी कट करती थी? नहीं करती थी। क्या वो कभी पैरेलल थी? नहीं थी। तो बेटा मैंने क्या बोलूंगा, स्क्यू लाइंस। और बेटा स्क्यू लाइंस कभी भी एक प्लेन में नहीं होती। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि दो अलग अलग प्लेन में लाइन है, तो आप खुद ही आप अपने आप दो उंगलियों को रखिए और इस तरह रखिए, इंटरसेक्ट करते हुए एक दूसरे के वो काट नहीं रही। पहले इंटरसेक्ट कराइए दोनों को, फिर उनको दूर दूर ले जाइए पैनों को, तो बेटा वो एक प्लेन में नहीं है। अब वो एक प्लेन में नहीं है, अब वो पैरेलल हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर कोई लाइन ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना ही इंटरसेक्टिंग है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, स्क्यू लाइंस बोलूंगा। वो लाइन और स्क्यू लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। सबसे बेस्ट एग्जांपल, अपोजिट साइड्स, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स ऑफ टेट्राहेड्रन्स आर स्क्यू लाइंस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा कल हम इसके आगे की बात करेंगे। एक क्वेश्चन है इसका ओनली, एक दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है ओनली, और इसके बाद ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अगली क्लास से आपका वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है ना, अगली क्लास से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बेटा, ओके बाय टू ऑल।